अध्याय पूर्व फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 389 घर का रास्ता। जियान चेन, तुम्हारा शरीर इतना मजबूत कैसे है? क्या तुम लोहे से बने हो या कुछ और? लिटिल फैटी की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने जियान चेन के शरीर पर छोटे निशान को देखा। अपने स्पेस रिंग से एक नया लबादा निकालते हुए जियान चेन ने हंसते हुए कहा, लोहे से बना होना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मेरा शरीर निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति से अधिक मजबूत है। लिटिल फैटी की आंखों में कुछ आकर्षण था जब वो बोल रहा था, आपने इसे कैसे मजबूत किया? ऐसा लगता है जैसे आपने अपने शरीर को बदल दिया है। हंसते हुए जियान चेन ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी भी अधूरे मैदान को देखते हुए जियान चेन ने पूछा, लिटिल फैटी, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? हाँ बिल्कुल, मेरे पिता और दादा मकई बोने चले गए और मैं यहाँ सारी सब्जियां छोड़ गया। तुम यहाँ ठीक समय पर आए, 2 लोगों के साथ बाकी की रोपाई पूरी करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। लिटिल फैटी ने जियान चेन से बहुत सहजता से बात की और उसे कई बीज दिए। मैं इस तरफ बोऊंगा, तुम उस तरफ जाओ, हम दोनों काम करेंगे, हम रात के खाने से पहले इसे पूरा कर पाएंगे। लिटिल फैटी के साथ बीज बोते हुए जियान चेन बोला, लिटिल फैटी, ये बहुत संभव है कि मैं जल्दी यह जगह छोड़ दूंगा। छोटे फैटी का हाथ कुछ पल के लिए कांप उठा, फिर वो चुपचाप खेतों में काम करने लगा। कुछ ही देर बाद उसने आखिरकार एक वाक्य कहा, मुझे पता था कि यहाँ जीवन तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा, जल्दी या बाद में तुम बाहरी दुनिया में चले जाओगे। लंबी सांस छोड़ते हुए जियान चेन बोला, लिटिल फैटी, मैं आज रात तुम्हारे दादाजी से बात करूंगा और उनसे तुम्हारी बाहरी दुनिया की खोजबीन करने की सहमति लूंगा। तुम्हारा हमेशा के लिए यहाँ रहना जीने का कोई उचित तरीका नहीं है। तुम्हारी प्रतिभा के साथ यहाँ रहना बस उसे दफना देगा। जियान चेन, बाहर की दुनिया कैसी है? लिटिल फैटी ने जवाब का इंतजार करते हुए जियान चेन को एकटक देखा। वह घाटी से बाहर निकले बिना इस एकांत गांव में पला बड़ा था। बाहरी दुनिया के बारे में उसे जो भी जानकारी थी वह उसने मुंह जबानी सुनी थी। उसने कभी भी इसे खुद नहीं देखा था, न ही यह जानता था कि यह कितनी बड़ी है। बाहरी दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत ही भयानक। यहाँ बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत सी अद्भुत चीजें हैं। साथ ही दुनिया बहुत क्रूर और जटिल भी है। लिटिल फैटी, जब तुम खुद बाहरी दुनिया को देखोगे तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, जियान चेन बोला। लेकिन मेरे दादाजी मुझे कभी जाने नहीं देंगे। लिटिल फैटी का चेहरा ये सुनकर थोड़ा उदास हो गया। मैं आज रात तुम्हारे दादाजी से बात करूंगा और उन्हें मनाने की कोशिश करूंगा। अपने दादाजी से बात करने के अलावा जियान चेन के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। एल्डर्स यू एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास अपार शक्ति थी। जियान चेन उन्हें नाराज नहीं करना चाहता था। एक पल में सूरज पश्चिम की ओर ढलने लगा और रात आसमान पर छाने लगी। सूर्यास्त की चमकीली लाल किरणें अभी भी आसमान में बिखरती दिखाई दे रही थी, जबकि गांव की चिमनियां हवा में धुआं उड़ा रही थी और हवा में नाच रही थी। जल्दी में दोनों आदमी जल्दी से घर वापस चले गए। अपने अपने कमरों में जाने के बाद जियान चेन जल्दी से अपने कमरे में बाघ शावक की जांच करने गया। अभी बाघ शावक सो रहा था, क्योंकि उसने पहले जो स्वर्गीय संसाधन खाए थे वे अभी तक अवशोषित नहीं हुए थे। वो फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बाघ को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर जियान चेन ने राहत की सांस ली और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ खाना खाने चला गया। हालांकि प्लेट और चॉपस्टिक की एक जोड़ी कम रह गई थी। ये खाली जगह देखकर छोटे मोटे ने पूछा, पिताजी कहाँ हैं? छोटे मोटे, तुम्हारे पिता को कुछ काम निपटाने हैं, अपना खाना खा लो। एल्डर कसीव ने मोटे की ओर स्नेह भरी नजर से मुस्कुराते हुए कहा। समझ गया। लिटिल फैटी ने थोड़ा अंधेरा होने से पहले जवाब दिया। वह जानता था कि अपने पिता के साथ वो बाहरी दुनिया में चला गया था, वो दुनिया जहां वो खुद जाने के लिए तरसता था। जियान चेन की आंखें एक पल के लिए बड़े शियू पर टिक गईं, क्योंकि वह झिझक रहा था। फिर उसने आखिरकार अपना मुंह खोला और बोला, बड़े शियू, क्या आपने कभी नहीं सोचा कि लिटिल फैटी कुछ अनुभव हासिल करने के लिए बाहर जाएगा? जब वह बोल रहा था तो जियान चेन की आंखें बड़े शियू को घूर रही थीं। जैसा कि अपेक्षित था, बुजुर्ग के चेहरे का रंग बदलने लगा, लेकिन बुजुर्ग शियू के जवाब देने से पहले ही जियान चेन ने जल्दी से बोल दिया, बड़े शियू, लिटिल फैटी को इस गांव में अपना पूरा जीवन जीने देना उसके लिए हानिकारक होगा। अगर वो अपना पूरा जीवन यही बिताता है तो लिटिल फैटी जीवन के कई सुखों से वंचित रह जाएगा। यहाँ रहना सही मायने में बड़ा होना नहीं होगा। अगर वो बाहरी दुनिया की हवा और बारिश का अनुभव नहीं करता है तो वो सही मायने में विकास का अनुभव नहीं कर पाएगा। मुझे यकीन है कि आप लिटिल फैटी की इस जीवन के प्रति नापसंदी के बारे में भी जानते होंगे। अगर आप लिटिल फैटी के विकास की परवाह करते हैं तो आपको उसे हमेशा के लिए इस गांव में बंद नहीं रखना चाहिए। यह वयस्क बनने का कोई तरीका नहीं है। अंत में ये उसकी मदद करने के बजाय उसे नुकसान ही पहुंचाएगा। ये सुनकर बुजुर्ग एक पल के लिए चुप हो गया। उसने खुद कई सालों तक महाद्वीप की यात्रा की थी और कई चीजों का अनुभव किया था, इसलिए वो लिटिल फैटी की इच्छा को पूरी तरह से समझ सकता था। समस्या ये थी कि वो वास्तव में नहीं चाहता था कि लिटिल फैटी बाहरी दुनिया में जाए। अपने अनगिनत अनुभवों के साथ उसने दुनिया के सार को सीधे देखा था और अब वो केवल लिटिल फैटी को घाटी के भीतर सुरक्षित रूप से रहने की इच्छा रखता था। यदि वो इस घाटी में रहता तो लिटिल फैटी नश्वर दुनिया से प्रदूषित हुए बिना बर्फ की तरह शुद्ध और निर्दोष रहता। जियान चेन ने लिटिल फैटी को घाटी छोड़ने की अनुमति देने के लिए बड़े भाई को लगातार तर्क देना जारी रखा। किसी भी संभावित कारण के बारे में सोचते हुए जियान चेन ने उन सभी को तर्क के रूप में इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की। मानो जियान चेन ने बड़े शियाओं की प्रत्येक चिंता को संबोधित किया था। वो पूरे भोजन के दौरान पूरी तरह से चुप रहा और कठोर चाल के साथ खाना खाया। दादाजी, कम से कम एक बार बाहरी दुनिया देखे बिना बड़ा होना सही नहीं होगा। मैं वास्तव में एक बार बाहर जाना चाहता हूँ। छोटे फैटी ने अपने दादाजी को लगभग दयनीय रूप से देखा। पिताजी, जियान चेन सच बोल रहा है। मुझे पता है कि आप एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए हैं जिसे देखने का हम सपना भी नहीं देख सकते और आपने ऐसी चीजें देखी हैं जो हमने नहीं देखी हैं। लेकिन लिटिल फैटी एक अनुभवहीन महान संत गुरु है जिसने बहुत सी चीजों का अनुभव नहीं किया है। उसे पता नहीं है कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है और आपने जो चीजें देखी हैं वो उसे नहीं पता है। अगर वो दुनिया की यात्रा नहीं करेगा तो वो कभी भी वयस्क के रूप में परिपक्व नहीं हो पाएगा। पिताजी, अगर आप वास्तव में लिटिल फैटी के सर्वोत्तम हितों का ध्यान रखते हैं तो उसे खुद दुनिया का अनुभव करने दें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। अगर भविष्य में उसे कोई परेशानी आती है तो उसे अपनी शक्ति से उसका सामना करना सीखना चाहिए। लिटिल फैटी की मां ने एक दयालु लेकिन स्वाभाविक रूप से परिष्कृत आवाज में गंभीरता से बात की। उसके शब्दों में एक परिष्कृत महिला के भाव भरे हुए थे जो एक अमीर परिवार से आई थी। जियान चेन और लिटिल फैटी की मां के दोहरे हमले पर बड़े शिव ने आखिरकार एक लंबी सांस ली। भूल जाओ, तुम्हारे शब्द दोषों से रहित नहीं है। मैं बहुत लंबे समय से जिद्दी था। लिटिल फैटी, अगर तुम वास्तव में बाहरी दुनिया का पता लगाना चाहते हो तो तुम्हारे दादा तुम्हें नहीं रोकेंगे। तुम सच में मुझे बाहरी दुनिया तलाशने दोगे? छोटा मोटा बहुत खुश हुआ। लिटिल फैटी के चेहरे पर शुद्ध खुशी के भाव देखकर बड़े शिव खुद को मानसिक रूप से आहें भरने से नहीं रोक सके। अपने दिल में झांकते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब उन्होंने लिटिल फैटी को यहाँ रहने के लिए कहा तो ये कार्रवाई का गलत विकल्प था।
भोजन का एक और कौर अपने मुंह में डालते हुए बड़े शिव ने कहा, छोटे मोटे, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम्हारे दादा तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन जाने से पहले तुम्हारे पास पृथ्वी संत मास्टर की ताकत होनी चाहिए। ठीक है पिताजी, मैं साधना में कड़ी मेहनत करूंगा और पृथ्वी संत मास्टर बनने में सफलता प्राप्त करूंगा। लिटिल फैटी बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। वो फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लिटिल फैटी को इतना खुश देखकर उसकी मां भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। डॉट 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 3 दिन शांतिपूर्वक बीत गए। तीसरे दिन जियान चेन और लिटिल फैटी दोनों जले हुए घर को फिर से बनाने के लिए लकड़ी काट रहे थे जिसमें जियान चेन था। ये वह वादा था जो जियान चेन ने किया था। घर पूरा करने के बाद जियान चेन ने वादा करके विदाई ली थी कि दोनों एक साल बाद इसी स्थान पर मिलेंगे। जब लिटिल फैटी एक अर्थ सेंट मास्टर बन जाएगा तो वे एक साथ चले जाएंगे। तब तक जियान चेन बाघ शावक के साथ चला जाएगा। हालांकि जाने से पहले जियान चेन के पास एक स्पेस रिंग थी जो उसे एल्डर्स यू ने दी थी और इसमें आसपास की पर्वत श्रृंखलाओं से कई स्वर्गीय संसाधन थे। बाघ शावक की खातिर ये संसाधन जियान चेन को दिए गए थे। बाघ शावक के साथ जियान चेन बिना रुके घाटी से बहुत दूर उड़ गया ताकि वह गैसुन साम्राज्य में वापस लौटने के लिए एक अंतरिक्ष द्वार ढूंढ सके। यहाँ से गैसुन साम्राज्य की दूरी बहुत ज्यादा थी। अगर जियान चेन बिना रुके पूरी दूरी तय भी कर ले तो भी उसे बहुत ज्यादा समय और ऊर्जा की जरूरत होगी, इसलिए एकमात्र उपाय स्पेस गेट का इस्तेमाल करना था। दुर्भाग्य से तियान युआन महाद्वीप में स्पेस गेट बहुत दुर्लभ थे। हालांकि मशीनरी सिटी में एक स्पेस गेट था, लेकिन वह उसका उपयोग करने में सक्षम नहीं था। हालांकि मशीनरी सिटी के अलावा जियान चेन को नहीं पता था कि सबसे नजदीकी स्पेस गेट कहाँ हो सकता है। मृर मृर बाघ शावक ने अचानक गुर्राना शुरू कर दिया, जिससे जियान चेन अपने विचारों से बाहर आ गया। नीचे देखने पर वह केवल शावक को दूर किसी बड़े से जमीन के टुकड़े को घूरते हुए देख सकता था, जबकि उसके दोनों पंजे हवा में बेतहाशा झूल रहे थे। जियान चेन ये समझने में असमर्थ था कि शावक क्या करने की कोशिश कर रहा था या क्या सोच रहा था। मर मर बाघ शावक के पिछले पंजे जियान चेन की छाती पर दब गए और उसके आगे के 2 पंजे जंगल की दिशा में खरोंचने लगे। उसकी पीठ पर पंख लगभग ऐसे खुलने लगे जैसे वह जियान चेन की बाहों से बाहर उड़ने वाला हो। शावक को कसकर पकड़ते हुए जियान चेन ने धीरे से उसके सिर को सहलाया और शावक की निगाहों का पीछा करते हुए पास के एक पेड़ की शाखा पर जा बैठा। जमीन पर आते ही शावक ने छलांग लगा दी और सैकड़ों मीटर ऊंचे कई पेड़ों की ओर तेजी से दौड़ने लगा। जब जियान चेन वहां पहुंचा तो वह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। पता चला कि यह जगह स्पिरिट मशरूम से भरी हुई थी। वे बैंगनी रंग के थे और बहुत बड़े नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा वे 20 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर चौड़े थे। लेकिन जब बाघ के बच्चे ने उन्हें देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया, जिससे जियान चेन को एहसास हुआ कि ये स्वर्गीय संसाधन थे। यद्यपि स्पिरिट मशरूम का आकार और आयु सामान्यतः छोटी और युवा होती थी, लेकिन प्रत्येक दिव्य संसाधन के लिए वृद्ध या बड़ा आकार होना आवश्यक नहीं था। सावधानी से कुछ स्पिरिट मशरूम तोड़कर उसने अधीर बाघ शावक के लिए इकट्ठा किया और उन्हें शावक को खिलाना शुरू कर दिया, जो प्यार से गुर्राहट कर रहा था। आओ और कुछ खाओ। जियान चेन ने हंसते हुए उन्हें एक एक करके शावक के जबड़े में डाला। एक खुशनुमा खराटे के साथ शावक ने मशरूम निगलना जारी रखा और फिर जल्दी से उनकी ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए हाइबरनेशन में चला गया। अध्याय 390। किन्हुआन साम्राज्य सड़क पर एक बार फिर शांति थी। जियान चेन को पहाड़ों की श्रृंखलाओं के बीच से उड़ते हुए किसी भी अन्य उड़ने वाले जादुई जानवर का सामना नहीं करना पड़ा। पर्वत श्रृंखलाओं को पार करते हुए जियान चेन 1000 मीटर ऊपर हवा में उड़ रहा था, जहां ठंडी हवाएं लगातार उसके शरीर पर चल रही थी। उसके सफेद वस्त्र हवा में फड़फड़ाने की आवाज के साथ लहरा रहे थे। उसके बाएं हाथ में सफेद बाघ का बच्चा था और उसके दाहिने हाथ में एक नक्शा था जो उसने अपने स्पेस विंग से प्राप्त किया था। इस नक्शे में आसपास के क्षेत्र का काफी हद तक विवरण था, लेकिन गैसुन साम्राज्य अभी भी बहुत दूर था, इसलिए जियान चेन वहां जाने के लिए नक्शे का उपयोग नहीं कर सकता था। जियान चेन की आंखें नक्शे पर घूम रही थी और वो मर्सिनी सिटी के आसपास के सभी राज्यों को देख रहा था। कुछ पल के लिए उसकी आंखें मर्सिनी सिटी की ओर मुड़ी और फिर एक छोटी सी आग भरी और फिर कहीं और देखने लगा। वह जानता था कि उसके पास गेसुन साम्राज्य की जरूरत के समय में मदद करने के लिए पर्याप्त ताकत है, लेकिन क्योंकि उसे राज्य की मौजूदा परिस्थितियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे जल्द से जल्द वहां वापस जाना था। अगर वो बहुत देर तक इंतजार करता तो गैसुन साम्राज्य पर कब्जा कर लिया जाता और उसके परिवार का सफाया कर दिया जाता। जियान चेन के लिए बाद वाली चीज ऐसी थी जिसे वह न तो देखना चाहता था और न ही अनुभव करना चाहता था, इसलिए उसका एकमात्र लक्ष्य स्पेस गेट ढूंढना था और फिर उसका इस्तेमाल करके सबसे तेज तरीके से गैसुन साम्राज्य की यात्रा करना था। अचानक जियान चेन की आंखों में किन्हुआन राज्य उभर आया। इसे देखते ही जियान चेन की आंखें चमकने लगी, क्योंकि उसे भाड़े के सैनिकों की सभा के दौरान मिले अपने दोस्त किंजी की याद आ गई। जैसे ही उसने अपनी स्पेस रिंग से जेड का टुकड़ा निकाला, उसके हाथ कांपने लगे। जेड के टुकड़े पर किन के लिए एक शब्द उकेरा हुआ था। यह वो उपहार था जो किंजी ने उसे अलग होने से पहले दिया था। अपने हाथों में काफी महंगे जेड के टुकड़े को देखते हुए जियान चेन ने खुद से सोचते हुए गुनगुनाना शुरू कर दिया। किंग जी के पास एक शासक आयुध है और एक अवरोध उसकी रक्षा कर रहा है। इसका मतलब है कि किंगहुआन साम्राज्य काफी मजबूत है, शायद उनके पास एक स्पेस गेट होगा। जियान चेन अचानक बीच हवा में रुक गया क्योंकि वह हिचकिचा रहा था। अंतिम निष्कर्ष के साथ उसने किन्हुआन साम्राज्य की ओर उड़ान भरना शुरू कर दिया। राज्य के पास स्पेस गेट था या नहीं, वह इसे आजमाना चाहेगा। किन्हुआन राज्य मर्सिनी शहर से सिर्फ 100,000 मीटर उत्तर में था, जिससे वह जहाँ था वहां से राज्य की दूरी लगभग 120,000 किलोमीटर थी। अगर वह वहां जाना चाहता तो उसे काफी समय लगता। दुनिया में हवा के तत्वों का उपयोग करके अपनी गति बढ़ाने में मदद करते हुए जियान चेन ने उस गति से यात्रा करना शुरू किया जो उस समय की तुलना में अपेक्षाकृत धीमी थी, जब उसने स्वर्ग के चुराए हुए भाग्य और ब्रह्मपूर्ण फ्लैश का संयुक्त उपयोग किया था। हालांकि 1500 किलोमीटर की यात्रा करने में उसे अभी भी 2 घंटे लगे। इस तरह 24 घंटे उसके लिए लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए पर्याप्त होंगे। 7 दिनों में जियान चेन आखिरकार किन्हुआन साम्राज्य की सीमा पर पहुंच गया था। ये 7 दिन जियान चेन के लिए बहुत कठिन थे। उसे बहुत कम ब्रेक मिले और बाघ शावक लगातार स्वर्गीय संसाधन खाता रहा और फिर तुरंत सो गया। हालांकि बाघ शावक अब अच्छी गति से बढ़ रहा था। उसका शरीर पहले से ही 1 मीटर लंबा था और उसका वजन पहले से ही 50 किलोग्राम के करीब था। हालांकि इससे शावक को अपनी छाती से पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। इसके अलावा शावक पहले से ही क्लास 2 जादुई जानवर के स्तर पर था। शावक के स्वर्गीय बाघ देवता होने की सहज प्रकृति के कारण ये बिना किसी समस्या के स्वर्गीय संसाधनों को लगातार खा सकता था, जबकि मनुष्य राक्षस कोर का उपयोग करते थे। कुछ समय बाद मनुष्य को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो उनकी नींव को हिला देती है, और अगर वे राक्षस कोर के अपने उपयोग को नियंत्रित नहीं करते हैं तो बड़ी क्षति होती है। लेकिन इस बाघ के पास ऐसी कोई सीमा नहीं थी।
उसके सामने 100 मीटर ऊंची प्राचीन दीवार थी जो एक लंबे ड्रैगन की तरह जमीन से परे फैली हुई थी, जिससे किसी को भी ऐसा आभास होता था कि वे किसी पर्वत श्रृंखला को देख रहे हैं। प्राचीन द्वारों के ऊपर एक विशाल बोर्ड था जिस पर 3 शब्द लिखे थे, किंगहुआंग साम्राज्य। ये किंगहुआंग साम्राज्य का गढ़ था। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, मूल रूप से शांत गढ़ में हलचल शुरू हो गई। हवा में 1000 मीटर की ऊंचाई पर तैरते हुए वो नीचे चींटी जैसे लोगों को गढ़ के अंदर बाहर आते जाते अपना माल बेचते हुए देख सकता था। जियान चेन ने गेट से गुजरने की जहमत नहीं उठाई और इसके बजाय खुद को छिपाने की जहमत उठाए बिना ही ऊपर से उड़ गया। हालांकि उसकी हरकतें कई सैनिकों की नजरों से छिपी नहीं थी, लेकिन सैनिकों ने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इसके बजाय वे ईर्ष्या भरी निगाहों से उसे उड़ते हुए देखते रहे। हेवन सेंट मास्टर्स ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बिना रोके अपनी मर्जी से जाने का विशेषाधिकार प्राप्त था। किंगहुआंग साम्राज्य असाधारण रूप से बड़ा था, गैसुन साम्राज्य से 4 या 5 गुना बड़ा। 10,000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद वो आखिरकार राजधानी शहर किंगहुआंग शहर में पहुंच गया। यह एक राजा का शहर था, एक ऐसा शहर जो महाद्वीप के 7 राजधानी शहरों की तुलना में दूसरे स्थान पर था, लेकिन फिर भी इसकी भव्यता बहुत बड़ी थी। किंगहुआंग शहर में उड़ते हुए वो महल के करीब पहुंचा और बाघ के बच्चे को पकड़े हुए जमीन पर उतरा। दोनों साथ साथ अंदर चले गए। रुको, तुम क्या कर रहे हो? महान संत मास्टर स्तर के कई गार्ड तुरंत जियान चेन के रास्ते में बाधा डालने के लिए आगे बढ़े। जियान चेन ने जैड का टुकड़ा दिखाया और बोला, मैं किंजी को ढूंढ रहा हूँ। ग्रेनिथ, तीसरे राजकुमार को इतनी सहजता से बुलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पीछे के पहरेदारों में से एक ने तुरंत डांटा। तीसरा राजकुमार, ये सुनकर जियान चेन का दिल धड़क उठा। उसे पता नहीं था कि किंजी राज्य में इतना प्रतिष्ठित स्थान रखते हैं। जब एक अग्रिम पंक्ति के सैनिक ने जियान चेन को किंजी का नाम पुकारते सुना तो उसकी आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गई। हालांकि जब उसने जियान चेन को जैड का टुकड़ा पकड़े देखा तो वह चिल्ला उठा, यह महामहिम द्वारा दिया गया किंगहुआंग जैड है। ये सुनकर पीछे से गाली देने वाले गार्ड ने तुरंत उसकी गर्दन पकड़ ली और बिना कोई आवाज किए पीछे हट गया। महाराज, यदि आप मुझे जैड के टुकड़े का निरीक्षण करने की अनुमति दे, अग्रिम पंक्ति के प्रमुख ने विनम्रता से कहा। एक क्षण पहले की तुलना में 180 डिग्री का बदलाव। बिना किसी शिकायत के जियान चेन ने जैड का टुकड़ा गार्ड को सौंप दिया। उस गार्ड ने उसे विनम्रता से स्वीकार किया और ध्यान से उस टुकड़े को घुमा-घुमाकर जांचना शुरू किया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि यह असली है, उसने इसे वापस दे दिया और बोला, मेरे स्वामी, अगर आप हमें अपना नाम बता सकते हैं तो हम तुरंत तीसरे राजकुमार को इसकी सूचना देंगे। जियान चेन, लॉर्ड जियान चेन, कृपया एक क्षण रुकें। गार्ड ने सलामी दी और एक व्यक्ति को पास आने के लिए कहा। उसके कान में फुसफुसाते हुए उसने उस व्यक्ति को तुरंत महल में भाग जाने के लिए कहा। जियान चेन ने जो समय इंतजार में बिताया था वो कम नहीं था। 1 घंटे के इंतजार के बाद एक शानदार कपड़े पहने युवक जल्दी से महल से बाहर आया। उसके ठीक पीछे 2 खूबसूरत दिखने वाली महिलाएं थीं। हम तीसरे राजकुमार का अभिवादन करते हैं। जब युवक बाहर आया तो दर्जन भर महान संत गुरु रक्षक तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और अपने हाथों को जोड़कर अभिवादन किया। ये युवक किंजी था। तो फिर सब उठो। किंजी ने जियान चेन की ओर देखने से पहले शांति से कहा। हालांकि जब उसने देखा कि वह कैसा दिख रहा है तो किंजी के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी हुई और फिर हंस पड़े। भाई जियान चेन, मुझे नहीं पता था कि यह वास्तव में तुम हो। तुम इस बार वास्तव में बदल गए हो। न केवल तुम्हारे बाल चले गए हैं बल्कि तुम्हारी भौहें और पलकें भी चली गई हैं। क्या तुम आग में जल गए हो? मैं तुम्हें मुश्किल से पहचान पाया। ये सुनकर जियान चेन शर्मिंदगी में केवल हंस सका। पिछले कुछ सप्ताह काफी परेशानी भरे रहे हैं, इसलिए मैं अभी दयनीय दिख रहा हूँ। कई शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद किंजी ने जियान चेन को महल में ले जाया, जहां उनके स्वागत के लिए सोने और भव्यता से बने महल हॉल में एक शानदार दावत का आयोजन किया गया था। दावत के दौरान जियान चेन और किंजी दोनों ने कई चीजों के बारे में खुशी से बात की, जैसे कि वे अच्छे दोस्त थे जो सालों से नहीं मिले थे। बीच बीच में दोनों में से एक के मुंह से बहुत जोर से हंसी की आवाज आती थी। खाना खाने और शराब पीने के बाद जियान चेन मामले की जड़ तक पहुंच गया। गंभीर चेहरे के साथ उसने पूछा, भाई किंजी, मैं आज एक महत्वपूर्ण मामले में आपकी मदद के लिए आपके पास आया हूँ। किंजी को पहले से ही पता था कि जियान चेन बिना किसी कारण के मंदिर जाने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसने हंसते हुए कहा, भाई जियान चेन, आपको मेरी मदद की क्या जरूरत है? अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं, किंजी, ऐसा करने में संकोच नहीं करूंगा। और भी अधिक गंभीर भाव के साथ उन्होंने कहा, भाई किंजी, मुझे एक स्पेस गेट की सख्त जरूरत है। क्या आप बता सकते हैं कि किंगहुआंग साम्राज्य में एक है या किसी के स्थान के बारे में पता है? एक पल के लिए किंजी ने शून्यता से देखा, लेकिन वह जल्दी ही राहत में हंसने लगा। और यहाँ मैंने सोचा कि यह कुछ बड़ी बात है। भाई जियान चेन, स्पेस गेट के लिए किंगहुआंग साम्राज्य में आने में आप सही थे। भाड़े के शहर के अलावा किंगहुआंग शहर ही एकमात्र ऐसा शहर है जिसके पास 100,000 किलोमीटर के भीतर स्पेस गेट है। जियान चेन ये सुनकर बहुत खुश हुआ। भाई किंजी, तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, क्या मैं स्पेस गेट का उपयोग करने में आपकी मदद ले सकता हूँ? हंसते हुए किंजी ने जवाब दिया, भाई जियान चेन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि किंगहुआंग साम्राज्य के भीतर स्पेस गेट विदेशियों के लिए खुला नहीं है, लेकिन हर चीज में हमेशा अपवाद होते हैं। बस मुझे अपने पिता से बात करने दो, ये कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसा है? तो मैं भाई किंजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जियान चेन ये सुनकर राहत और उत्साहित लग रहा था कि वो गैसुन साम्राज्य में लौटने के लिए स्पेस गेट का उपयोग करने में सक्षम होगा। किंजी ने चॉपस्टिक से खाने का एक और निवाला निकाला और खुशी से चबाना शुरू कर दिया। मुंह में अभी भी थोड़ा खाना था, लेकिन किंजी ने कहा, हालांकि भाई जियान चेन, मेरा सुझाव है कि आप स्पेस गेट का इस्तेमाल करने से पहले 3 दिन प्रतीक्षा करें। ऐसा क्यों है? जियान चेन ने पूछा। 2 दिन बाद मेरे पिता का 50वां जन्मदिन होगा। वो दिन बहुत ही उत्साहपूर्ण होगा और कई कुलों के कई कुलीन लोग जश्न मनाने आएंगे। मेरे मित्र के रूप में मुझे उम्मीद है कि आप इसे मेरे साथ मनाएंगे। अध्याय 391। ओक्सावा जियान चेन को किंजी के अनुरोध को अस्वीकार करने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए वो काफी उत्साह से सहमत हो गया। परिणामस्वरूप जियान चेन अमर की जीवनशैली के साथ किंगहुआंग महल में रहने लगा, लेकिन यह वो जीवनशैली नहीं थी जिसकी जियान चेन आदी थी। रात में वो कई बख्तरबंद पहरेदारों और कुछ नौकरानियों के साथ अतिथि कक्षों में से एक में सोता था जो बाहर प्रतीक्षा करते थे। पहले पहरेदार जियान चेन की रक्षा करते थे जबकि बाद वाले उसकी सेवा करते थे। यहाँ तक कि जब वो महल के चारों ओर घूमता था तो कई पहरेदार और नौकरानियां पीछे से उसका पीछा करती थी। यदि जियान चेन को ये पता ना होता कि सभी धनी व्यक्तियों का जीवन इस प्रकार का विशेषाधिकार प्राप्त होता है, तो वह यह मान लेता कि वे महल की ओर होने वाली किसी भी खतरनाक गतिविधि पर उसकी निगरानी करने के लिए यहाँ आए हैं। दूसरे दिन किंजी ने सुबह सुबह जियान चेन को जगाया और महल के चारों ओर टहलने के लिए ले गया। टहलने के दौरान उसने जगह के भीतर कई अलग अलग तरह के नजारे दिखाए। जियान चेन बाघ के बच्चे को अपने साथ कभी नहीं लाया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि शावक किसी राजा की नजरों के सामने आए। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि शावक सुरक्षित है, वह उसे बहुत सारी स्वर्गीय चीजें खिलाता और बाहर निकलने से पहले उसके गहरी नींद में जाने का इंतजार करता।
महल असाधारण रूप से बड़ा था और लगभग पूरे दिन चलने के बाद भी वे केवल इसका 2/3 हिस्सा ही पार कर पाए थे। हालांकि शेष कुछ क्षेत्रों में बाहरी लोगों के लिए मनाही थी। इस बीच किंजी ने जियान चेन को कई अलग अलग राजाओं और रईसों की बेटियों से मिलवाया था। उनकी उम्र उन दोनों से बहुत ज्यादा अलग नहीं थी, लेकिन जब भी किंजी ने जियान चेन का परिचय कराया तो उन्होंने केवल इतना ही कहा कि जियान चेन एक निजी दोस्ती से बना दोस्त है। इस प्रकार राजाओं ने जियान चेन को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। दृढ़ निश्चयी नजर से देखते हुए जियान चेन ने कुछ नहीं कहा। हालांकि रईसों की शानदार बेटियां अक्सर उसे अजीब नजरों से देखती थी। उनमें से कुछ ने जियान चेन से दोस्ताना तरीके से बात भी की और दोस्त बनने की अपनी मंशा को स्पष्ट रूप से उजागर किया। हालांकि जियान चेन की इस नई लोकप्रियता ने और भी अधिक रईसों की नाराजगी अर्जित कर ली थी। उनमें से अधिकांश ने पहले से ही जियान चेन को ईर्ष्या और गर्म नजरों से देखना शुरू कर दिया था। किंजी और जियान चेन के अलग होने के तुरंत बाद कई रईसों ने जियान चेन की पहचान और पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ करने के लिए किसी को आदेश दिया था। अंत में उनमें से कई राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाए, क्योंकि उन्होंने सुना कि जियान चेन किसी राजनीतिक शक्ति का हिस्सा नहीं था और एक अज्ञात व्यक्ति था। उनके अनुमानों के अनुसार भले ही जियान चेन की किसी तरह की पृष्ठभूमि रही हो, लेकिन उसके पीछे की पार्टी इतनी घटिया थी कि उसके बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं की जा सकती थी। शाम को जियान चेन ने दिन भर की गतिविधियां समाप्त कर ली और भोजन करने के लिए किंजी की महल में वापस आ गया। यह उसका निजी निवास था और उसकी हर जरूरत के लिए कई अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध थी। जैसे ही किंजी और जियान चेन अपने भोजन का आनंद ले रहे थे, एक बख्तरबंद सैनिक अचानक महल में आया और सम्मानपूर्वक जमीन पर घुटने टेक दिए। तीसरे राजकुमार के लिए एक रिपोर्ट। राजकुमारी किनशुंग, राजकुमारी किन्यूबिंग और फुनान की राजकुमारी बहते बादलों के महल में आ गई है। बहते बादलों का महल किंजी के महल का नाम था। ये सुनकर किंजी की भौहें सिकुड़ गई और वह बुदबुदाया, अजीब बात है, वे क्या कर रहे हैं। फिर जैसे कि उसे एहसास हो गया हो, उसने जियान चेन को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा और हंसा। तो उन्हें अंदर आने दो। हाँ, तीसरे राजकुमार, पहरेदार ने बाहर जाने से पहले कहा। गार्ड के चले जाने के बाद किंजी ने जियान चेन के साथ एक कप टोस्ट किया। भाई जियान चेन, उन तीनों और मेरे बीच का रिश्ता कुछ खास नहीं है। ये पहली बार है जब वे मेरे महल में आए हैं। ऐसा लगता है कि यह आपकी वजह से है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियान चेन ने कड़वी मुस्कान के साथ शराब का प्याला साफ किया। भाई किंजी, आप बहुत व्यंग्यात्मक ढंग से बोलते हैं। अपनी आंखें चौड़ी करते हुए किंजी ने सख्ती से कहा, व्यंग्य मैं नहीं हूँ। जियान चेन, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो बस इंतजार करो और देखो। बहुत जल्द 3 खूबसूरत फूल जैसी औरतें महल में आईं। ये 3 युवा राजकुमारियां वही 3 राजकुमारियां थीं जिनसे वह दिन में शाही महल में मिला था। राजकुमारी किनशुआंग ने अनियंत्रित ढंग से किंजी की ओर आंख मारते हुए कहा, बड़े भाई, किनशुआंग इतनी बड़ी हो गई है और फिर भी आप मुझे पहली बार अपने महल में स्वागत नहीं कर रहे हैं। हंसते हुए किंजी ने कहा, स्वागत है, स्वागत है। मैं आपका स्वागत कैसे न करूं। बहनों, फुनान की राजकुमारी, कृपया आकर बैठो और खाना खाओ। नौकरानी, खाने के बर्तनों के 3 और सेट। दोनों राजकुमारियां और फुनान की राजकुमारी सभी मुगल महिलाएं थीं, लेकिन उनके शब्द महान आभा से भरे हुए थे और उन्होंने किंजी को धन्यवाद दिया। तीनों के बैठते ही किन्यूबिंग ने जियान चेन की ओर एक नजर डाली और फिर किंजी से बोली, आह बड़े भाई, आपने अपनी बहन को अपने दोस्त से नहीं मिलवाया। आपकी बहन बहुत उत्सुक है, आखिर आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई। जियान चेन को एक त्वरित आंख मारते हुए उसने हंसते हुए समझाया, आपको बताने में कोई बुराई नहीं है। भाई जियान चेन और मैं वास्तव में भाड़े के सैनिकों की सभा में मिले थे। हम दोनों तुरंत ही घनिष्ठ मित्र बन गए। इसके अलावा मेरा ये भाई वास्तव में भाड़े के सैनिकों का राजा है। आह, तो वह जियान चेन है जिसने भाड़े के सैनिकों की सभा में पहला स्थान जीता था। तीनों राजकुमारियां चौंक कर देखने लगीं। जियान चेन के बारे में उनकी राय काफी बदल गई थी। उनकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। राजकुमारी की आंखों में चमक देखकर जियान चेन खुद को रोक नहीं पाया और फिर एक हल्की सी मुस्कान देकर किंजी को घूरने लगा। ये दिखावा करते हुए कि उसने कुछ नहीं देखा है, किंजी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वह मेज पर रखे खाने को बड़े चाव से खाने लगा। वाह, तो तुम वाकई बहुत ताकतवर हो जियान चेन। अगर तुम भाड़े के सैनिकों की सभा में प्रथम स्थान पाने में सफल रहे तो इसका मतलब है कि तुम हमारे बड़े भाई से भी ज्यादा ताकतवर हो। आओ, मैं सीटू यान तुम्हें टोस्ट करता हूँ। फुनान की राजकुमारी ने तुरंत एक गिलास उठाया और जियान चेन से शिष्ट लहजे में बात की। सीटू यान के उदाहरण का अनुसरण करते हुए किनशुआंग और किन्यूबिंग दोनों ने अपने गिलास उठाए और जियान चेन के लिए टोस्ट किया। इससे पीछे हटने को तैयार नहीं, जियान चेन खड़ा हुआ और तीनों राजकुमारियों के दयालु शब्दों के जवाब में अपना गिलास उठाया। गिलास को छूते हुए वो बस अपने गणित के बारे में बात करने ही वाला था कि तभी बाहर से एक जोरदार चीख निकली। भगवान जियो हान, आप अंदर नहीं जा सकते। तीसरे राजकुमार की अनुमति के बिना कोई भी बहते बादलों के महल में प्रवेश नहीं कर सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भगवान जियाओ हान, कृपया हमारे लिए चीजें मुश्किल न बनाएं। तीसरे राजकुमार की अनुमति के बिना आप इस जगह में प्रवेश नहीं कर सकते। एक तरफ हटो, तुम मुझे क्या समझते हो। तीसरे राजकुमार से मिलने जाने पर कोई नोटिस नहीं देना चाहिए। अचानक एक 25 वर्षीय युवक भव्य तरीके से महल में घुस आया। उसने एक शानदार सियान रंग का लबादा पहना हुआ था और उसकी भौहें भयंकर रूप से सिकुड़ी हुई थी, जिससे सभी को यह आभास हो रहा था कि वो स्वर्ग के नीचे रहने वाले सभी लोगों के साथ घृणा करने वाला व्यक्ति है। जैसे ही वह अंदर घुसा, 2 और बख्तरबंद सैनिक उसे रोकने की कोशिश में दौड़ते हुए आए, लेकिन युवक की ऊंची हैसियत के कारण दोनों सैनिकों ने उसे रोकने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। तीसरे राजकुमार, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। दोनों सैनिक असहाय होकर क्षमा मांगते हुए चिल्लाए। अभी अभी भागकर आए युवक की ओर भावशून्यता से देखते हुए उसने दोनों गार्डों की ओर हाथ हिलाया, तुम दोनों जा सकते हो। हाँ, तीसरे राजकुमार, दोनों ने पीछे हटने से पहले विनम्रतापूर्वक चिल्लाया। किंजी ने युवक को गौर से देखा और बोले, तुम्हें मेरे बहते बादलों के महल में घुसने की क्या जरूरत थी। हंसते हुए जियाओ हान ने अभिवादन में अपने हाथों को ऊपर उठाया। तीसरे राजकुमार, कल महामहिम का 50वां जन्मदिन है। मैं आज यहाँ उन्हें कल के उपहार के बारे में चर्चा करने आया हूँ। अगर मैंने आपको परेशान किया है तो कृपया मेरे अपराधों के लिए मुझे माफ करें। किनशुआंग, किन्यूबिंग और फुनान की राजकुमारी की ओर देखते हुए उसकी अभिव्यक्ति चकित हो गई और वह चिल्लाया, आह, 2 राजकुमारियां और फुनान की राजकुमारी भी यहाँ हैं। कितना संयोग है। प्यारी राजकुमारियों, आप तीनों यहाँ क्या कर रही होंगी। जियाओ हान ने हवा में उठे हुए 4 कपों को देखा, लेकिन इस तरह के दृश्य को देखने के लिए किसी मूर्ख को स्थिति का पता लगाने की आवश्यकता नहीं थी। जियो हान की आंखों में ईर्ष्या की एक स्पष्ट मात्रा थी, लेकिन वह मुस्कुराने में कामयाब रहा। प्यारी राजकुमारियों, क्या ये हो सकता है कि आप तीनों तीसरे राजकुमार के दोस्त के लिए टोस्ट दे रही हैं। किनशुंग, किन्यूबिंग और फुनान की राजकुमारी ने उसकी ओर घोर घृणा भरी नजरों से देखा, मानो वे सभी उससे समान रूप से घृणा करते हों।
किन यूबिंग ने उसे एक और नजर भी नहीं मारी और कप उठाते हुए जियान चेन की ओर मुड़ी। चलो टोस्ट करते हैं। उसकी आवाज बेहद कोमल थी और इसे सुनकर कोई भी पुरुष खुश हो सकता था। उसके सुझाव के बाद किन शुआंग और फूनान की राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए अपने गिलास ऊपर उठाए। ये दृश्य देखकर जियो हान का क्रोध ईर्ष्या से फूट पड़ा और वह तुरंत चिल्लाया, ऐसा नहीं हो सकता। सोने के वजन के बराबर की 3 राजकुमारियां और सभी शानदार पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाली एक अजनबी के साथ शराब पी रही हैं। क्या तुमने अपनी पहचान खो दी है? तुरंत ही किन जी भी गुस्से से भड़क उठे। उनकी पहले से भावहीन आंखें बर्फीली हो गईं और वे गरजने लगे, जियो हान, तुम्हारे शब्दों का क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा दोस्त किन जी इन 3 राजकुमारियों के साथ शराब पीने के लायक नहीं है? क्षमा प्रार्थी मुस्कान देते हुए उसने संयत स्वर में कहा, तीसरे राजकुमार, कृपया अपना क्रोध शांत करें। मैंने जो कुछ कहा वह सत्य के सिवाय कुछ नहीं है। इन तीनों राजकुमारियों की पृष्ठभूमि बहुत शानदार है और तीसरे राजकुमार का मित्र कोई साधारण हैसियत का नहीं है, न ही वह कोई विशेष संबंध वाला व्यक्ति है। इसलिए उनके साथ शराब पीना अनुचित है। अध्याय 392, चॉपस्टिक को हथियार के रूप में प्रयोग करना। जियो हान के शब्दों ने किन जी के चेहरे पर तुरंत खतरनाक भाव पैदा कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, किन यूबिंग ने बर्फीली चमक के साथ जियो हान की ओर कहा, जियो हान, हम जिसके साथ भी पीते हैं उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ये सही है जियो हान, तुम अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हो। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। किन शुआंग ने कहा, जियो हान, तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। अगर तुम्हारे दादा ना होते तो तुम किन्हुआंग महल में कदम रखने के भी योग्य नहीं होते। तुम सोचते हो कि तुम अद्भुत हो या इतना भयानक कि तुम्हारा बड़ा भाई भी तुमसे नीचे है। तुम्हारे दादा ने उन सभी जादुई रामबाणों को बर्बाद कर दिया है, लेकिन तुम तो सिर्फ एक महान संत गुरु हो। ये कितनी बर्बादी है। फुनान की राजकुमारी ने जियो हान के सम्मान की परवाह न करते हुए मौखिक रूप से फटकार लगाई। ये सुनकर जियाओ हान का चेहरा और भी गहरा होने लगा और उसकी आंखें जमने लगी। किन शुंग और किन यूबिंग दोनों ही शालीन और सुंदर राजकुमारियां थीं, ऐसी महिला जिसके पीछे वह लगातार भागता रहता था। एक बार उसने दोनों के लिए अपने प्यार का इजहार भी किया था, लेकिन उसे बिना किसी दया के अस्वीकार कर दिया गया था। जियाओ हान ने अपना पीछा नहीं छोड़ा क्योंकि उसे विश्वास था कि किन्हुआंग साम्राज्य में उसकी स्थिति के साथ ये केवल समय की बात थी कि वह और दोनों में से एक की सगाई हो जाएगी। अपने दादा से इस तयशुदा शादी के लिए महामहिम को प्रपोज करवाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिन 2 लोगों के पीछे वह हमेशा भागता रहता था, वे अप्रत्याशित रूप से उसके लिए एक अनजान अजनबी के साथ चले जाएंगे और उसके लिए ऐसे अप्रिय शब्द बोलेंगे। शोरगुल करने वाले रईस के लिए यह एक अपूरणीय अपमान था। फूनान की राजकुमारी ने खास तौर पर तलवार की तरह तीखे शब्द कहे थे जो उसके दिल में चुभ गए। यह उसके लिए बहुत अपमानजनक था, जिससे वह चुप हो गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये देखकर कि जियो हान कितना नाराज था, किन जी ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, जियो हान, अभी मेरा भाई और तीनों राजकुमारियां खाना खा रहे हैं। मैंने अपने पिता के लिए पहले से ही उपहार की योजना बना ली है, इसलिए इस पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जा सकते हो। ये कहते हुए किन जी ने बाहर की ओर देखा, जियो हान को वापस उसके घर ले जाओ। तुरंत 2 नौकरानियां आगे आईं और विनम्रतापूर्वक जियाओ हान को महल से बाहर ले गईं। भगवान जियाओ हान, यदि आप कृपया। जियो हान ने एक जोरदार सांस ली क्योंकि उसके दिल में क्रोध भड़क गया था। उसका सारा क्रोध और ईर्ष्या सीधे जियान चेन के सिर पर आ गई थी और क्रोध अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच चुका था। अच्छा, राजकुमारी फुनान, तुम कहती हो कि मैं तीसरे राजकुमार के बराबर नहीं हूँ। मैं, जियो हान, यह मानता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि तीसरे राजकुमार जैसे स्वर्ग से प्राप्त प्रतिभाशाली व्यक्ति की तुलना में मैं हीन हूँ, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या वह अजनबी इससे ज्यादा अद्भुत हो सकता है? उसके पास सिर्फ उसकी शक्ल है, उसका रुतबा, उसकी स्थिति, उसकी ताकत, वह मेरे सामने कहाँ टिकता है? जियो हान ने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा। उसके गुस्से और ईर्ष्या ने पहले ही उसे सारी तर्क शक्ति खो दी थी। फुनान की राजकुमारी ने जियाओ हान को तिरस्कार से देखते हुए एक व्यंग्यात्मक भाव प्रकट किया। जियाओ हान, तुम्हारा पद केवल तुम्हारे दादा की वजह से आया है, तुम्हारी अपनी ताकत की वजह से नहीं। जहां तक ताकत की बात है, वह एक पल के लिए रुकी और अपनी जीवंत आंखों से जियाओ हान को अनदेखा करते हुए जियान चेन को देखने लगी। जहां तक इस आदमी की ताकत की बात है, अगर तुम तीसरे राजकुमार की बराबरी नहीं कर सकते तो तुम जियान चेन के सामने खड़े होने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। वह कुछ भी नहीं है। मुझे विश्वास नहीं होगा कि वह मुझसे ज्यादा ताकतवर है। जियो हान ने गुस्से में कहा और जियान चेन को घूरते हुए कहा, बच्चे, मैं, जियो हान, तुम्हें चुनौती देता हूँ। क्या तुम स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? जियान चेन की भौहें सिकुड़ गई। इस जियो हान से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इस समय किन जी ने कहा, फुनान की राजकुमारी जियाओ हान सच बोल रही है। तुम मेरे भाई के लिए कोई विरोधी नहीं हो, इसलिए खुद को बदनामी से बचाओ। तुम दोनों भगवान जियाओ हान को वापस ले जाओ। किन जी ने नौकरानियों की ओर स्पष्ट रूप से बात की। उसे भी जियाओ हान के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी और उसने उसका सम्मान करने की जहमत नहीं उठाई। हाँ, तीसरे राजकुमार, भगवान जियाओ हान, एड्स बाय पब फ्यूचर। भागो। दोनों नौकरानियों ने जियाओ हान को महल से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसने तुरंत उन्हें एक तरफ धकेल दिया और जियान चेन को खतरनाक तरीके से घूरा। सेंट फोर्स की एक मजबूत मात्रा उसके दाहिने हाथ के चारों ओर बनने लगी और फिर एक विशाल चौड़ी तलवार बन गई और फिर उसने अपनी नोक जियान चेन की ओर तान दी। क्या तुम स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? जियो हान के उकसावे से किन जी गुस्से से भड़क उठे। मेज पटकते हुए उन्होंने कहा, जियो हान, बहते बादलों का महल इस व्यवहार को स्वीकार नहीं करेगा। अगर तुम इस तरह का व्यवहार जारी रखोगी तो किन जी को अपनी इज्जत बचाने के लिए दोष मत देना। जियो हान पहले ही अपने गुस्से में अपनी समझ खो चुका था, इसलिए तीसरे राजकुमार की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकल गईं। जियान चेन की ओर तलवार तानते हुए उसने दोहराया, क्या तुम स्वीकार करने की हिम्मत करोगे? धृष्टता। किन जी ने गुस्से में एक बार फिर मेज पर अपनी हथेली पटकी, मानो वह खुद इससे निपटने के लिए तैयार होने वाला था। जियान चेन ने किन जी को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, जबकि वह जियो हान को घूर रहा था। भाई किन जी, अगर यह भाई मुझे चुनौती देना चाहता है तो मैं मान जाऊंगा। किन जी ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद अपना सिर हिलाया। भाई जियान चेन, तो कृपया नरमी बरतें। कृपया क्या करें? हाँ, उसे एक अच्छा सबक सिखाएं। वह हमें हर रोज लगभग मौत तक परेशान करता है। किन शुआंग ने असंतोष में कहा। ये सही है, मैं उससे नफरत करता हूँ। किन यूबिंग के चेहरे पर घृणा भरी हुई थी। जियान चेन ने जियो हान की ओर देखा, तो फिर अपना कदम उठाओ। चलो बाहर चलते हैं। यह महल बहुत छोटा है और मैं तीसरे राजकुमार के महल को नष्ट नहीं करना चाहता। उसने नाक बांध से घुरी। कोई जरूरत नहीं। जियान चेन ने अपना सिर हिलाया। मुझे हिलने का मन नहीं है। आप निश्चिंत रहें, हम इस जगह का कोई भी हिस्सा नहीं तोड़ेंगे। जियान चेन के उसके प्रति लापरवाह रवैये के कारण जियो हान का गुस्सा 3 बार फूट पड़ा। कितना घमंडी, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम इसकी कीमत चुकाओ।
ऐसा कहते हुए उसने अपना विशाल संत हथियार उठाया और सीधे जियान चेन की ओर बढ़ गया। किन शुआंग, किन यूबिंग और फूनान की राजकुमारी ने ऊर्जा तरंग से बचने के लिए पीछे हटने की कोशिश करते हुए हल्की सी चीख निकाली। एक खर्राटे के साथ जियान चेन ने अपना हाथ हिलाया। मेज से चॉपस्टिक एक नीले और बैंगनी चमक के साथ हवा में तैरने लगी और सीधे जियो हान की ओर चली गई। दर्द की दयनीय चीख के बाद चॉपस्टिक ने जियो हान की दाहिनी बाह में हड्डी तक अपना रास्ता बना लिया, जिससे उसमें गतिशीलता असंभव हो गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। वाह, जियान चेन बहुत अद्भुत है। बहुत ही आश्चर्यजनक, बस बहुत ही आश्चर्यजनक। जियान चेन, तुम कितने शक्तिशाली हो अगर तुम एक महान संत मास्टर को हराने के लिए एक चॉपस्टिक का उपयोग कर सकते हो। जियान चेन, तुम्हें मुझे अवश्य सिखाना चाहिए। तीनों राजकुमारियों ने जियान चेन की प्रशंसा में ताली बजाई। उनकी आंखों में पहले से ही सितारे दिखाई दे रहे थे। जियो हान के शरीर पर घाव देखकर किनजी ने राहत की सांस ली। ये वही आदमी था जिसने शे परिवार और जीडे कबीले के युवा सरदारों को मरवाया था। इस वजह से उसे चिंता थी कि जियान चेन गुस्से में आकर जियो हान की जान ले लेगा। जियो हान को उसके घावों का इलाज करने के लिए ले जाओ। किनजी ने दोनों नौकरानियों को उसे ले जाने के लिए हाथ हिलाया। जियो हान अपनी बाह में दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका और केवल जियान चेन को घूरता रहा। बिना पीछे देखे वह महल से बाहर चला गया, यहाँ तक कि उसका सम्मान भी उसे यहाँ रहने की अनुमति नहीं देता था। जियो हान के चले जाने के बाद जियान चेन ने किंजी की ओर देखा। भाई किंजी, ये जियो हान कौन है? किंजी वापस बैठ गए। जियाओ हान की स्थिति वास्तव में काफी अनोखी है। महल के भीतर बहुत कम लोग हैं जो राजकुमारों के कद के बराबर हैं। उनके दादा शाही शिक्षक हैं और परिणामस्वरूप उनका एक शानदार पद है। उनके दादा की स्थिति मेरे पिता से भी प्रतिद्वंद्वी हो सकती है। जियाओ हान के पिता भी 5 साल पहले शाही सेना के कप्तान थे। एक बार जब मेरे पिता एक छापे का लक्ष्य बने थे तो यह जियाओ हान के पिता थे जिन्होंने अपने जीवन पर एक प्रयास के लिए झटका लिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से मेरे पिता जियाओ हान से बहुत प्यार करने लगे हैं, जिससे उनका दर्जा एक राजकुमार के पद तक बढ़ गया है। तो ये कहानी है। जियो हान के दादाजी किस लोक में पहुंच गए हैं? जियान चेन ने पूछा। स्वर्ग संत गुरु, वह 5वें चक्र के स्वर्ग संत गुरु हैं। किंजी ने गंभीरता से कहा। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो 5वें चक्र स्वर्ग संत मास्टर क्षेत्र तक पहुंच गया है। जियान चेन ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। भोजन के बाद तीनों राजकुमारियां आखिरकार जियान चेन से अलग हो गईं, जिससे वह आराम करने के लिए अपने घर लौट गया। बिस्तर के ऊपर बैठकर सोचने लगा कि यह महामहिम के जन्मदिन का जश्न होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजा को किस तरह का तोहफा दिया जाए। स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल, स्वर्गीय संसाधन और कक्षा 6 राक्षस कोर के अलावा जियान चेन के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल निश्चित रूप से उपहार में दी जाने वाली वस्तु नहीं थी और कक्षा 6 राक्षस कोर किन्हुआंग साम्राज्य के राजा को उपहार में दिए जाने योग्य वस्तु नहीं होगी। इस समय जियान चेन के दिमाग में एक रोशनी चमकी और उसका हाथ धुंधला हो गया, जिससे उसके हाथ में एक छोटी सी गोली दिखाई दी। यह एल्डर जियू द्वारा उसे दी गई दूसरी क्लास 8 रेडिएंट स्पिरिट पिल थी। वह भी इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने इस बात पर बहस शुरू कर दी कि क्या करना है। लेकिन ये क्लास 8 रेडिएंट स्पिरिट पिल ही एकमात्र वस्तु है जो मैं दे सकता हूँ। जियान चेन ने बड़बड़ाया। उसका रेडिएंट सेंट फोर्स क्लास 8 रेडिएंट सेंट फोर्स के बराबर होने से बहुत दूर था। इसके अलावा उसकी नियंत्रण पद्धति के साथ उसके लिए वैसे भी उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करना असंभव होगा। अध्याय 393, जन्मदिन का उपहार। अगले दिन किंगहुआंग साम्राज्य के राजा का जन्मदिन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया था। किंजी ने जियान चेन को जल्दी जगाया और दोनों उसे बधाई देने के लिए साथ साथ चले गए। आज महल में खासी चहल पहल थी। कई प्रभावशाली सामंत और रईस इस खुशी के मौके पर राजा को व्यक्तिगत रूप से बधाई देने आए थे। सभी तरह के राजनीतिक नेता और प्रमुख शक्तियां आई और संक्षेप में हर कोई किसी न किसी महत्व का था। किन्हुआंग साम्राज्य के पास बहुत शक्ति थी और वह 3 महान साम्राज्यों के बाद दूसरे स्थान पर था। महाद्वीप के भीतर किन्हुआंग साम्राज्य को पहले से ही सर्वोच्च शक्तियों में से एक माना जाता था। इस प्रकार राज्य के भीतर हर एक क्षेत्र और यहाँ तक कि राज्य की सीमा से लगे हुए निचले इलाकों ने भी इस खुशी के अवसर को मनाने के लिए उपहारों के साथ लोगों को भेजा था। अगर कोई राजा या राजकुमारी नहीं थी तो कोई प्रधानमंत्री आया था, यहाँ तक कि कई शाही सलाहकार भी अपना सम्मान देने आए थे। सीधे मुख्य महल हॉल की ओर चलते हुए जियान चेन और किंजी ने देखा कि चारों ओर 1000 से ज्यादा लोग खड़े थे। हर एक ने शानदार कपड़े पहने हुए थे या वे ऐसे व्यक्ति थे जो पूरे राज्य में जाने माने थे। मेहमानों को परोसने के लिए नौकरानियों की एक टोली भोजन की छोटी छोटी थालियां लेकर इधर उधर घूमती देखी जा सकती थी। हम तीसरे राजकुमार का अभिवादन करते हैं। हम तीसरे राजकुमार का अभिवादन करते हैं। ... किंजी को आते देख वहां उपस्थित बहुत से लोगों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। एक दयालु मुस्कान के साथ उन सभी का अभिवादन करते हुए किंजी ने बिना किसी अहंकार के सौहार्दपूर्ण ढंग से जवाब दिया। जियान चेन चुपचाप किंजी के पीछे पीछे चल रहा था। वह पूरी तरह से संतुष्ट था कि वह सुर्खियों में नहीं है और वह नहीं चाहता था कि सुर्खियों में कोई उसकी तरफ आए। महल के भीतर के रईसों ने स्वाभाविक रूप से उस पर बहुत कम ध्यान दिया। अधिकांश लोगों का मानना था कि जियान चेन किंजी का सेवक था और उन्होंने उसे एक बार भी नहीं देखा। भीड़ के दूसरे हिस्से ने तटस्थ रुख अपनाया, लेकिन कुछ लोगों ने देखा कि जियान चेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह स्वभाव से न तो दास था और न ही दबंग और खुद को शालीन तरीके से पेश करता था। अपनी उम्र के बावजूद वह इतने स्थिर कदमों से चलता था कि पहाड़ भी उसकी बात नहीं मान सकता था। कमरे में मौजूद कुछ ताकतवर लोगों को भी पता चल गया था कि उससे बहुत जोरदार दबाव आ रहा था, जिससे वे हैरान होकर देखने लगे। अजीब बात है, ऐसा क्यों है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उस आदमी को पहले भी तीसरे राजकुमार के पीछे चलते देखा है। आखिर यह भावना कहां से आई? ज्यादा आलीशान कपड़े पहने हुए लोगों में से एक ने संदिग्ध नजरों से जियान चेन को देखा और खुद से ही बड़बड़ाया। ऐसा संदेह सिर्फ उसे ही नहीं था, महल के कई अन्य लोगों को भी यही संदेह था। उन्हें लगा कि वो कोई अजनबी है, लेकिन फिर भी वे इस भावना से छुटकारा नहीं पा सके। एड्स बाय पब फ्यूचर। भाई जियान चेन, आप कहीं आराम करने चले जाए, मुझे अभी भी कई लोगों से मिलना है। किंजी ने जियान चेन से क्षमा याचना करते हुए कहा। आज उनके पिता का 50वां जन्मदिन था, इसलिए राजा किसी भी व्यक्ति को खुद बधाई नहीं दे सकते थे। हालांकि ये सभी लोग उच्च पद के लोग थे, जिनमें से कुछ आसपास के राज्यों से थे। उनका स्वागत कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता था, इसलिए बच्चों को ही यह जिम्मेदारी उठानी पड़ी। राजकुमार के लिए भी ये लोगों से परिचित होने का एक अच्छा अवसर माना जाता था। इसी बहाने वे राजगद्दी के लिए लड़ने का समय आने पर राजनीतिक समर्थन के लिए आधार तैयार कर सकते थे। जियान चेन न तो बच्चा था और न ही छप्पर वाले गांवों का कोई अज्ञानी किसान। वह अच्छी तरह से समझ गया कि किंजी के लिए ये सभा कितनी महत्वपूर्ण थी और उसने बहस नहीं की।
खाने के लिए एक छोटा सा नाश्ता लेकर वह स्वादिष्ट पेस्ट्री का आनंद लेने से पहले कमरे के सबसे नजदीकी कोने में टहलने लगा। तभी सियान रंग की पोशाक पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी जियान चेन के ठीक बगल में आकर बैठ गया। खाना खा रहे जियान चेन की ओर मुस्कुराते हुए उसने सिर हिलाया और कहा, भाई क्या हमने पहले भी एक दूसरे को कहीं देखा है? जियान चेन ने अपना सिर उठाकर उस आदमी को देखा। ये देखकर कि वह आदमी उसके लिए अपरिचित था, उसने अपना सिर हिलाया। तुम्हें गलतफहमी हो रही होगी, शायद मैं किसी और जैसा दिखता हूँ। अभी भी संदेह में उस आदमी ने अपना सिर हिलाया। शायद ऐसा ही हो। मेरा नाम टाइमू ज़हुआंग है, आपका नाम क्या हो सकता है? जियान चेन ने हंसते हुए कहा, ये तो कोई मामूली आदमी है और किन्हुआंग साम्राज्य का सदस्य भी नहीं है। अगर यह मेरा नाम भी बोलेगा तो भी सर मेरा नाम नहीं पहचान पाएंगे। जियान चेन ने पेस्ट्री खत्म की और नई पेस्ट्री लेने चला गया। जियान चेन के चले जाने के बाद टाइमुजूंग ने संदेह में अपनी आंखें सिकोड़ ली। कोई अनजान व्यक्ति? क्या ये सच है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है? अपनी बुदबुदाहट के बावजूद वह जवाब के बारे में सोचने में असमर्थ था, इसलिए टाइमुजूंग के पास भी वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महामहिम राजा आ गए हैं। तभी एक लंबी सी आवाज सुनाई दी जो राजा के आने की घोषणा कर रही थी। महल के अंदर का शोर तुरंत शांत हो गया क्योंकि सभी लोग उस दिशा में देखने लगे जहां से रोने की आवाज आ रही थी। हर कोई सुनहरी बैंगनी ड्रैगन पोशाक पहने एक अधेड़ ओम के आदमी को डराने वाले अंदाज में महल में आते हुए देख सकता था। उसके ठीक पीछे एक अकेला बुजुर्ग था जिसके बाल क्रेन स्टाइल के थे। राजा 50 साल का होने वाला था, लेकिन उसकी शक्ल सूरत से ऐसा लग रहा था जैसे वह 40 साल का हो। वह बड़ी मुस्कान के साथ अपनी आंखों में जोश और ज्ञान की चमक बिखेर रहा था। किन्हुआंग साम्राज्य के राजा के 12 बच्चे थे। उनमें से 7 राजकुमार थे और बाकी 5 राजकुमारियां थीं। सबसे बड़ा पहले से ही 30 साल का था और सबसे छोटा सिर्फ 6 साल का था। इस समय वे 12 बच्चे उसके ठीक पीछे चल रहे थे। महामहिम को नमस्कार और उनकी लंबी आयु तथा किन्हुआंग साम्राज्य के गौरव की कामना करता हूँ। पूरा महल ये शब्द बोलने लगा, लंबे समय तक जीवित रहो और 1000 साल रहो। तियान युआन महाद्वीप के भीतर ये जश्न के सबसे ऊंचे शब्द थे जिन्हें आमतौर पर केवल देशों के कुलीन लोग ही सुन सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्ग के संत गुरु की आयु 1000 साल होती थी। संत शासक और संत राजा 10,000 साल से ज्यादा नहीं जी पाते थे और आमतौर पर हजारों में ही जीते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके बाद सभी ने अपने द्वारा तैयार किए गए उपहार देना शुरू कर दिया। अधिकांश वस्तुएं बहुत मूल्यवान थीं, उनमें से कुछ तो पैसे की सीमा से भी परे थीं। इसके अलावा कई लोगों के बहुत सारे प्राचीन मिट्टी के बर्तन और फूलदान थे। साथ ही बहुत सारे स्वर्गीय संसाधन भी थे जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराने थे। जब ज्यादातर लोगों ने अपने उपहार पेश कर दिए तो जियान चेन एक बैंगनी और सुनहरे रंग का डिब्बा लेकर आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए उसने मुस्कुराते हुए उसे राजा को पेश किया। इस डिब्बे में क्लास 8 रेडियंट स्पिरिट पिल है। मैं इसे महामहिम को उनके जन्मदिन की बधाई के तौर पर पेश करता हूँ। जियान चेन ने बिना किसी दिखावटी शब्द के संक्षेप में बात की। क्लास 8 रेडियंट स्पिरिट पिल। मैंने सुना है कि केवल 7वीं क्लास रेडियंट सेंट मास्टर ही ऐसी गोली बना सकता है। यह एक ऐसी गोली है जो पूरी तरह से एक सच्ची हीलिंग कैथोलिक कहलाने की हकदार है। यह न केवल किसी भी विष को शुद्ध कर सकती है, बल्कि यह किसी व्यक्ति को मौत के मुंह से भी बचा सकती है। क्लास 8 रेडियंट स्पिरिट पिल पूरे महाद्वीप में शायद ही कभी देखने को मिलती है। इस तरह के जीवन रक्षक खजाने को पाकर तो साधु सन्यासियों के भी मुंह में पानी आ जाएगा। डॉट 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 डॉट। क्लास 8 रेडियंट स्पिरिट पिल शब्द सुनते ही पूरा महल इस आइटम को देखकर अचंभित हो गया और प्रशंसा करने लगा। वे सभी जियान चेन के हाथों में बैंगनी और सुनहरे रंग के बॉक्स को देखने लगे। हर किसी का मानना था कि इतनी उच्च स्तरीय रेडियंट स्पिरिट पिल विलुप्त हो गई है क्योंकि इसे बनाने में सक्षम एकमात्र रेडियंट सेंट मास्टर्स फीनिक्स पंख की तरह दुर्लभ थे। इसके अलावा इनमें से सिर्फ एक को बनाने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी। क्लास 8 रेडियंट स्पिरिट पिल ने राजा को भी प्रभावित कर दिया था। अगर वह किसी तरह का स्वर्गीय संसाधन या कोई अन्य अमूल्य खजाना प्राप्त करना चाहता था तो उसके लिए यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। क्लास 8 रेडियंट स्पिरिट पिल एक अलग मामला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो चीजें किसी की जान बचा सकती थी वे प्राप्त करने के लिए बहुत ही अमूल्य थी। राजा की ओर देखते ही देखते भीड़ में से एक सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग तुरंत बाहर आया। उसने जियान चेन के हाथ से डिब्बा लिया, उसमें से बोतल निकाली और फिर उसमें से अंगूठे के आकार की गोली की जांच करने लगा। ये बुजुर्ग एक रेडियंट सेंट मास्टर था जो ये बता सकता था कि गोली के अंदर रेडियंट सेंट फोर्स कितनी समृद्ध है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वह गलत नहीं था, बुजुर्ग का चेहरा खुशी से चमक उठा क्योंकि उसने गोली को सावधानी से वापस बॉक्स में डाल दिया और राजा की ओर अपने हाथ बढ़ा दिए। महाराज, ये वास्तव में एक क्लास 8 रेडियंट स्पिरिट पिल है। बुजुर्ग की आवाज में एक भावनात्मक लहजा था क्योंकि वह जानता था कि इस तरह की उच्च स्तरीय गोली देखना कितना दुर्लभ था। राजा के ठीक पीछे खड़े होकर किंजी ने जियान चेन की तरफ प्रशंसा भरी नजर से देखा। उसे भी पता था कि क्लास 8 रेडियंट स्पिरिट पिल कितनी अनमोल है। जियान चेन द्वारा राजा को अप्रत्याशित रूप से ऐसी गोली उपहार में देने से इसका अर्थ जोरदार और स्पष्ट होगा जिससे किंजी को खुशी महसूस होगी। राजा के बगल में खड़े दूसरे लोग भी मुस्कुराकर और सिर हिलाकर जियान चेन के बारे में अपनी राय बदलने लगे। क्लास 8 रेडियंट स्पिरिट पिल कोई भी नहीं दे सकता। जियान चेन की इस हरकत ने अनजाने में ही भीड़ में सभी के बीच उसकी स्थिति मजबूत कर दी थी। बुजुर्ग से पुष्टि सुनकर राजा तुरंत हंसने लगा क्योंकि उसने जियान चेन को एक नई रोशनी में देखा। अद्भुत भाई, ये जानने के लिए कि तुम यहाँ के पुरुषों के बीच एक महान व्यक्ति हो, बस एक नजर की जरूरत है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने किसी भी महान व्यक्ति को नहीं जाना जो इस तरह के अमूल्य उपहार को त्याग देगा, लेकिन मैं वास्तव में आभारी हूँ। पिताजी, उसका नाम जियान चेन है, वह मेरा एक बाहरी दोस्त है। जियान चेन के कुछ कहने से पहले ही किंजी ने अपने पिता से सम्मानपूर्वक बात की। जैसे ही किंजी ने यह बात कही, कई अन्य लोग चिल्लाने लगे। जियान चेन, वह जियान चेन है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे वह जाना पहचाना लगा। क्या वह वही जियान चेन हो सकता है जो भाड़े के सैनिकों की पिछली सभा में भाड़े के सैनिकों का राजा बन गया था? उसकी ताकत एक स्वर्ग संत मास्टर के बराबर थी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे लगा कि उसमें कुछ खास बात है। मुझे समझ आ गया, यह वही जियान चेन है जो भाड़े के सैनिकों का राजा बन गया। मैं उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां गया था, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे लगा कि वो दिखने में जाना पहचाना लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके बाल लगभग खत्म हो चुके थे, इसलिए मैं उसे पहचान नहीं पाया। यहाँ तक कि उसकी पलकें भी चली गई। अध्याय 394, हमले जो कुलीन वर्ग को भी प्रभावित करते हैं। जियान चेन के बारे में हो रही बातचीत सुनकर सभी प्रभावशाली अधिकारियों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे और वे अविश्वास से एक एक करके जियान चेन को देखने लगे। हर कोई जानता था कि भाड़े के सैनिकों के राजा का नाम जियान चेन था, लेकिन जिन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से जियान चेन को देखा था वे बहुत कम थे। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि जियान चेन वास्तव में बहुत छोटा था, तीसरे राजकुमार से भी छोटा।
सरल गणित के अनुसार जियान चेन ने तीसरे राजकुमार की तुलना में कम समय साधना में बिताया, लेकिन वह उससे भी अधिक शक्तिशाली था। इससे सभी को विश्वास हो गया कि जियान चेन अद्वितीय कौशल वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। किन्हुआंग साम्राज्य के राजा ने जियान चेन को आश्चर्य से देखते हुए जोर से ठहाका लगाया। अच्छा, बहुत अच्छा, मैंने तब तुम्हारा गलत आकलन नहीं किया था। जियान चेन, तुम सच में मनुष्यों में एक महान व्यक्ति हो। यदि तुम इतनी कम उम्र में भाड़े के सैनिकों के राजा बनने में सक्षम हो, तुम्हारे भविष्य की कोई सीमा नहीं है और मेरे बेटे को तुमसे परिचित होने से बहुत लाभ होगा। जियो हान लोगों की भीड़ में खड़ा था और जियान चेन को गुस्से से देख रहा था। अपने होंठ काटते हुए उसने गुस्से में कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम भाड़े के सैनिकों के इतने बेतुके राजा होगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं जियो हान तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जियो हान की बड़बड़ाहट सुनकर एक सियान वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पूछा, जियो हान, क्या ये वही है जिसने कल आपको अपमानित और घायल किया था? ठीक है अंकल मुझाए, आपको उसे सबक सिखाने में मेरी मदद करनी चाहिए, अन्यथा यह ऐसी बात है जिसे मैं कभी नहीं पचा पाऊंगा। जियो हान बोला। मुझाए उसके दादा का प्रशिक्षु था और उसके बहुत करीब था। मुझाए की भौहें सिकुड़ गईं जब उसने सोचा, मुझे डर है कि यह आसान नहीं होगा। मुझे नहीं पता था कि वह भाड़े के सैनिकों का राजा होगा। हालांकि मुझे उसकी ताकत का पता नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से तीसरे राजकुमार से काफी हद तक मजबूत होगा। इसके अलावा उसने महामहिम का पक्ष जीता है। अगर मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करता तो मुझे बदले में महामहिम का गुस्सा झेलना पड़ता। चाचा मुझाए, वे सिर्फ इतने ही बुरे हैं। भले ही तीसरा राजकुमार उनसे मुकाबला न कर पाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जियान चेन ने भाड़े के सैनिकों का राजा बनने के लिए अप्रत्याशित सफलता पाने के लिए किसी तरह का तरीका अपनाया हो। आप उन्हें सार्वजनिक रूप से चुनौती दे सकते हैं और फिर उन्हें अपमानित कर सकते हैं। जहां तक महामहिम का सवाल है, मैं स्वाभाविक रूप से अपने दादाजी को इसका ख्याल रखने दूंगा। जियो हान बोला। अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए मुझाए ने कहा, ठीक है, मैं वैसे भी उसकी ताकत का परीक्षण करना चाहता था। मैं देखना चाहता हूं कि भाड़े के सैनिकों के राजा के बारे में जो अफवाहें हैं वे कितनी ताकतवर हैं। ये जानने के बाद कि जियान चेन भाड़े के सैनिकों का राजा है, राजा का उसके प्रति रवैया कहीं ज्यादा दोस्ताना था। इसके विपरीत जब दूसरे राजकुमारों ने सुना कि जियान चेन तीसरे राजकुमार का दोस्त है, तो वे सभी झुंझलाहट से पागल हो गए थे। केवल 2 छोटे राजकुमार ही अपना आपा नहीं खो पाए थे, जैसे कि इस मामले का उनसे कोई लेना देना ही न हो। जियान चेन और राजा ने भीड़ में लौटने से पहले कई बार बातचीत की। हालांकि इस समय हर एक महान और प्रमुख शक्ति ने जियान चेन के साथ पहले से बहुत अलग व्यवहार करना शुरू कर दिया था। उन सभी ने जियान चेन पर हमला करते हुए उसकी कृपा पाने की कोशिश की। ऐसा इसलिए था क्योंकि अतीत में भाड़े के सैनिकों का हर एक राजा कम से कम एक स्वर्ग संत मास्टर था। सबसे अधिक वे एक संत शासक बनने के लिए सफलता प्राप्त करने में सक्षम थे। जब बात इन लोगों की आई तो जियान चेन ने बिना किसी गहरे अर्थ के केवल विनम्रता से उन्हें जवाब दिया। अचानक हॉल में एक भव्य आवाज गूंजती हुई सुनाई दी, जिससे हॉल का सारा शोर तुरंत बंद हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। महाराज, हमारे किन्हुआंग साम्राज्य की स्थापना प्राचीन काल से ही सेना द्वारा की गई थी और इसने हमारे देश की रक्षा हमारी सैन्य शक्ति से की है। आज महामहिम का जन्मदिन है, लेकिन सैन्य शक्ति की कमी क्यों है? इस विनम्र सेवक के हाथ में खुजली हो रही है और वह भाड़े के सैनिकों के राजा जियान चेन के साथ तुलना करना चाहता है। साथ ही मैं अपने सैन्य कौशल का प्रदर्शन महामहिम को उपहार के रूप में करना चाहता हूँ। महामहिम, यदि आप कृपया इसकी अनुमति दें। सभी के सिर घूम गए जब उन्होंने देखा कि एक नीला वस्त्र पहने व्यक्ति जमीन पर घुटने टेक कर राजा से आदरपूर्वक बात कर रहा है। ये सुनकर राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने जियान चेन का परिचय कराया। जियान चेन, यह शाही सेना का कप्तान मुझाए है। राजा ने न तो मुझाए के अनुरोध को अस्वीकार किया और न ही स्वीकार किया, बल्कि जियान चेन को अधिकार दे दिया। अंत में वह भी देखना चाहता था कि जियान चेन कितना शक्तिशाली है। हंसते हुए जियान चेन आगे बढ़ा और अपने हाथों को कपड़े की तरह मोड़ते हुए बोला, अगर कप्तान मुझाए इसकी तुलना करना चाहते हैं और राजा के लिए एक शो पेश करना चाहते हैं, तो हमें इसे राजा के लिए एक शानदार उपहार बनाना चाहिए। राजा ने खुशी से हंसते हुए कहा, बहुत बढ़िया, अगर तुम्हारा जवाब यही है तो चलो हम सब मिलकर तुम्हारा उत्साहवर्धन करें। ऐसा कहकर राजा और एक बुजुर्ग सभागृह से बाहर चले गए और पूरी भीड़ उनके पीछे पीछे चली गई। एक बड़े खुले स्थान में सभी लोग जियान चेन और मुझाए की लड़ाई देखने के लिए एकत्रित हुए और बेहद खुश थे। शाही सेना के कप्तान और भाड़े के सैनिकों के राजा के बीच लड़ाई निश्चित रूप से एक शानदार तमाशा होगी और हर किसी के दिल में वे देखना चाहते थे कि दोनों में से कौन विजेता होगा। केवल कुछ ही लोगों ने भाड़े के सैनिकों के राजा को लड़ते हुए देखा था और इसलिए वे देखते समय अपने चेहरे पर गहरी मुस्कान लिए हुए थे। मुझाए ने अपने नीले रंग के भाले को अपने हाथों में थाम रखा था और वह जियान चेन को घूर रहा था। हालांकि जियान चेन काफी छोटा था, लेकिन भाड़े के सैनिकों का राजा होने के कारण मुझाए को उसे कम आंकने का मौका नहीं मिला। जियान चेन 30 मीटर दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। कप्तान को घूरते हुए उसने कहा, कप्तान मुझाए, अगर आप इसे शुरू करना चाहें तो। ये देखकर कि जियान चेन ने अभी तक लड़ने के लिए अपना सेंट वेपन नहीं निकाला है, मुझाए की भौहें गुस्से की एक छोटी सी चमक के साथ सिकुड़ गईं। उसकी नजर में जियान चेन को नंगे हाथों देखना उसके लिए अपमान था। ठंडी निगाहों और खर्राटों के साथ वह जमीन पर पैर पटकते हुए जियान चेन की ओर उड़ चला। उसी समय उसके हाथ में मौजूद पाइक हवा के झोंके से चमकने लगी, जिसे सेंट फोर्स का नाम दिया गया था। जैसे ही उसने उसे आगे बढ़ाया, जियान चेन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उसका दाहिना पैर जमीन पर पटक रहा था। एक अंगूठे के आकार का पत्थर अचानक ऊपर आया और जियान चेन ने उसे आसानी से पकड़ लिया। एक पल के लिए उसका हाथ कांप उठा, फिर कंकड़ नीले और बैंगनी रंग की रोशनी से चमकने लगा। कंकड़ सीधे आने वाले मुझाए की ओर बढ़ा। डिंग! अंगूठे के आकार का पत्थर मुझाए की भाले की नोक से टकराया तो एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी। अकल्पनीय रूप से मजबूत प्रभाव के बाद मुझाए की बांह और भाला बल से कांपने लगे। बहुत ज्यादा हैरान नजर आ रहे मुझाए को झटके की वजह से कुछ पल के लिए रुकना पड़ा और फिर कई कदम पीछे की ओर लड़खड़ाना पड़ा। भाला पकड़े हुए दोनों हाथ जोर से कांप रहे थे और उनके हाथ के जाल से थोड़ा खून भी दिखाई दे रहा था। डर से पीला पड़ गया, मुझाए ने अपना सिर घुमाकर जियान चेन की तरफ देखा। अपनी पूरी ताकत के बावजूद जियान चेन द्वारा फेंका गया एक कंकड़ उसे पीछे धकेलने में सक्षम था। यह मुझाए के लिए स्वीकार करने के लिए बहुत अधिक था। एड्स बाय पब फ्यूचर। जियान चेन द्वारा फेंके गए एक पत्थर से मुझाए के हाथ से खून बहता देख दर्शक भड़क गए। हर कोई अविश्वास में देख रहा था। ताकत का ये प्रदर्शन उनके दिलों पर उतना ही गहरा असर डाल रहा था जितना मुझाए पर। क्या ये जियान चेन का युद्ध कौशल हो सकता है? कुछ लोग पूछने लगे। राजा ने भी प्रशंसा में आह भरी। उसने एक पल के लिए अविश्वास से जियान चेन को देखा और फिर अपने बगल में बैठे बुजुर्ग की ओर देखा। शाही सेना के कप्तान को पीछे की ओर लड़खड़ाने के लिए एक कंकड़ ही काफी था।
ये राजा को ये बताने के लिए काफी था कि जियान चेन की ताकत उसके शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा थी। जियान चेन की असली ताकत का अंदाजा लगाने के लिए एक अर्थ सेंट मास्टर काफी नहीं होगा, इसलिए उसने ऐसा करने के लिए एक मजबूत व्यक्ति को लाने की योजना बनाई। राजा के बगल में खड़े बुजुर्ग ने बाहर जाने से पहले सिर हिलाया। जियान चेन, इस बूढ़े आदमी को कोशिश करने दो। जियान चेन को कोई विकल्प देने से पहले बुजुर्ग एक धुंधली छवि में बदल गया और जियान चेन की ओर बढ़ गया। जियान चेन के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई जब उसने अपनी उंगली से बाहर की ओर इशारा किया, जिससे एक नीली और बैंगनी तलवार की हुई बुजुर्ग की ओर चली। ये जानते हुए कि जियान चेन बहुत शक्तिशाली था, उसने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। मुट्ठी बनाते हुए उसने तलवार क्यूई पर आग की लहरदार मात्रा में सेंट फोर्स के साथ हमला किया। तलवार क्यू को बुजुर्ग ने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, लेकिन बुजुर्ग के हाथ के ऊपर एक आकर्षक घाव रह गया। अपने हाथ पर लगे घाव को देखते हुए बुजुर्ग का चेहरा धुंधला हो गया। हवा में लहराते हुए दुनिया के भीतर का अग्नि तत्व उसके हाथ के चारों ओर इकट्ठा होने लगा और तुरंत ही आग की एक विशाल तलवार बन गई। ये दृश्य देखकर जियान चेन ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाने से पहले एक व्यंग्यात्मक भाव प्रकट किया। दुनिया में अग्नि तत्व उसके दाहिने हाथ में बुजुर्ग की तुलना में अधिक तेजी से इकट्ठा होने लगे और आग की एक विशाल तलवार बन गई। चाहे वह रंग की हो या तापमान की, जियान चेन की तलवार बुजुर्ग की तलवार से कहीं अधिक मजबूत लग रही थी। उसके पास दुनिया की ऊर्जा का नियंत्रण है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। ये दुनिया की ऊर्जा को नियंत्रित करने की जादुई शक्ति है। क्या वह स्वर्ग संत मास्टर क्षेत्र तक पहुंच सकता था? जियान चेन द्वारा दुनिया की ऊर्जा को नियंत्रित करने के कृत्य ने सभी को भय से पीला कर दिया था। इस समय सभी को सच में विश्वास हो गया था कि जियान चेन न्यू झाई से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। यहाँ तक कि सरदारों और नेताओं की भी आंखें खुली की खुली रह गई थीं और वे जियान चेन को खामोश अविश्वास से देख रहे थे। स्वर्ग संत गुरु उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। हालांकि इतने कम उम्र के स्वर्ग संत गुरु के बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। ये कैसे संभव है? जियान चेन ने स्वर्ग संत गुरु बनने की सफलता हासिल कर ली है। यहाँ तक कि किन जी के चेहरे पर भी आश्चर्य की लकीरें थीं और वह खुद से ही बुदबुदाया। किन्हुआंग साम्राज्य के राजा ने धीरे धीरे अपनी नसों को शांत करते हुए एक सांस छोड़ी। इस समय वह इस दृश्य को देखकर अपने दिल की धड़कनों को तेजी से महसूस कर सकता था। अगर खबर बाहर आ जाती तो 20 साल के स्वर्ग संत मास्टर निश्चित रूप से तियानयुआन महाद्वीप में हलचल मचा देते। क्या वह सचमुच उतना ही जवान है जितना दिखता है? किन्हुआंग साम्राज्य के राजा ने कुछ संदेह के साथ कहा। अध्याय 395, हवा में टकराव। जब बुजुर्ग ने देखा कि जियान चेन हवा में तलवार बना रहा है तो उसका चेहरा अचानक सदमे से पीला पड़ गया। लेकिन बिना रुके उसने अपनी आग जैसी लाल तलवार निकाली और जियान चेन पर वार करने की कोशिश की। जब बुजुर्ग ने तलवार घुमाई तो जियान चेन ने भी तलवार घुमाई। दाहिना हाथ लहराते हुए तलवार तुरंत बुजुर्ग की ओर चली गई। टकराना। जब दोनों अग्नि लाल तलवारें एक दूसरे से टकराईं तो दोनों तलवारें अचानक ऊर्जा से फट गईं, जिससे एक धमाकेदार धमाका हुआ और पूरा आसमान आग की लपटों से भर गया। दोनों लड़ाकों के चारों ओर हर जगह तेज गति और उच्च तापमान पर आग के गोले उड़ते हुए देखे जा सकते थे। दौड़ना, वापस आना, महामहिम की रक्षा करो। आसपास के दर्शक तुरंत ही पीछे की ओर उड़ गए, जबकि उसी समय हर रंग की सेंट फोर्स अपने लिए तथा महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए सुरक्षा कवच बनाती हुई प्रकट हुई। आग का अचानक फैलना देखकर किन्हुआंग साम्राज्य के राजा भी हैरान रह गए। लेकिन एक सफेद आकृति अचानक उनकी ओर बढ़ी और एक सियान रंग के आदमी ने अपनी हवा से प्रेरित संशक्ति का उपयोग करके राजा और खुद को हवा में उड़ा दिया। राजा के कंधे को पकड़कर वे दोनों आग से दूर उड़ गए। हर जगह से हलचल आती देखी जा सकती थी क्योंकि एक पृथ्वी संत मास्टर ने अपने संत बल को पूरे महल में फैलाना शुरू कर दिया था। कई बख्तरबंद सैनिक तुरंत एक सुरक्षात्मक रेखा बनाने के लिए जल्दी से आगे बढ़े। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसी समय भीड़ से 4 बुजुर्ग और 2 अधेड़ उम्र के आदमी आगे बढ़े और आग के घेरे के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। अपने हाथ ऊपर उठाकर हर एक ने आग को रोकने और नियंत्रित करने के लिए तेज हवा का झोंका लगाया। आग की लपटों ने जियान चेन और उससे लड़ने वाले बुजुर्ग दोनों को पहले ही छिपा लिया था, लेकिन आग की लपटों के बीच भी उनकी हरकतों में जरा सी भी बाधा नहीं आई। जैसे ही आग की लपटें पहले 6 लोगों से वापस उन पर बरस रही थी, अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें सिर्फ 1 मीटर दूर से रोक दिया। इस बूढ़े आदमी को ऊपर से तुमसे लड़ने दो, बुजुर्ग बोला और 500 मीटर ऊपर हवा में उड़ गया और चींटी के आकार के एक कण में बदल गया। उसके पूरे शरीर में आग का हल्का तत्व दिखाई दे रहा था। हार मानने को तैयार नहीं, जियान चेन ने दुनिया में मौजूद वायु तत्व का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसे अपने शरीर के चारों ओर इकट्ठा कर लिया। सीधे हवा में उड़ते हुए वह जल्दी ही तैरते हुए बुजुर्ग के 100 मीटर के भीतर पहुंच गया। क्या तुम वायु तत्व को भी नियंत्रित कर सकते हो? बुजुर्ग ने चौंक कर कहा जब उसने जियान चेन के शरीर के चारों ओर घूमती हवा को देखा। जियान चेन के शरीर के चारों ओर सियान रंग की रोशनी नीचे बैठे दर्शकों की नजरों से छिपी नहीं थी। उनमें से हर कोई सदमे में चिल्लाया, लेकिन भीड़ के भीतर छिपे हुए कई स्वर्ग संत गुरुओं की तरह जोर से नहीं। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कोई राक्षस देख लिया हो और उनके चेहरे सदमे से विकृत हो गए हों। ये कैसे संभव है? वह स्पष्ट रूप से अग्नि गुण वाले संत बल साधक थे, फिर वह वायु गुण का उपयोग कैसे कर रहे हैं? क्या वह अग्नि से संबंधित संत बल उपयोगकर्ता के बजाय वायु से संबंधित संत बल उपयोगकर्ता हो सकता है? असंभव। आज तक कोई भी व्यक्ति 2 अलग अलग तत्वों का उपयोग नहीं कर पाया है। वह अवश्य ही कोई अजीब विधि का उपयोग कर रहा होगा। जियान चेन, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अग्नि और वायु दोनों तत्वों को नियंत्रित करने में सक्षम हो? बुजुर्ग ने आश्चर्य से पूछा। मुस्कुराते हुए जियान चेन ने ईमानदारी से जवाब दिया, सही है, मैं वास्तव में अग्नि और वायु तत्व दोनों को नियंत्रित करने में सक्षम हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। नहीं, ये संभव नहीं है। आप 2 तत्वों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? महाद्वीप पर पहले कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो ऐसा कर सके। आदमी चिल्लाया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं किया जा सकता। दुनिया में अभी भी कई गहरे रहस्य हैं। हम जो कुछ भी जानते हैं वह केवल वही है जिसे हमने समझा है और जिसके बारे में हमने सोचा है। हालांकि जियान चेन को दुनिया के 2 तत्वों पर नियंत्रण करते देखना बेहद आश्चर्यजनक था, लेकिन बुजुर्ग ने जल्दी से खुद को शांत कर लिया। तुम सही कह रहे हो, दुनिया में अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है। ऐसा लगता है कि यह बूढ़ा आदमी खुद को भूल गया है। अपनी सांस रोकते हुए आग की तलवार एक बार फिर उसके हाथ में आ गई। आज मैं खुद ही पता लगा लूंगा कि 2 तत्वों का स्वामी कितना शक्तिशाली होता है। मुस्कुराते हुए जियान चेन ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। तुरंत पास के तालाब के सभी कंकड़ ऊपर की ओर उड़ने लगे, जैसे कि कोई अजीब ताकत उन्हें खींच रही हो। पानी को तोड़ते हुए सभी कंकड़ जियान चेन के शरीर के चारों ओर अशुभ रूप से तैरने लगे। इसका क्या मतलब है? पत्थर अचानक हवा में कैसे उड़ गए? ये कौन सी शक्ति है? वह ये कैसे कर रहा है? इस और भी अजीब दृश्य को देखकर हर कोई आश्चर्य से दंग रह गया।
दो स्वर्ग संत मास्टर गार्डों के पीछे किन्हुआंग साम्राज्य के राजा ने अपना सिर आसमान की ओर झुकाया। ये जियान चेन वास्तव में मेरी कल्पना से परे है। इतनी कम उम्र में वह स्वर्ग संत मास्टर क्षेत्र में पहुंच गया है। इस तरह की प्रतिभा हर 1000 साल में एक बार ही आती है। स्वर्ग के एक संत गुरु ने इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, 1000 साल पर क्यों रुकना है? उसकी जैसी प्रतिभा हर 10,000 साल में आती है। अगर उसका हुनर बिना किसी जटिलता के बढ़ता है तो वह कम से कम एक संत शासक तो होगा ही। संत राजा बनने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर राजा आश्चर्य से रुक गया। राजा के पीछे खड़े राजकुमार भी ये सुनकर डर गए। अपने आप को संभालते हुए वे किन जी को प्रशंसा और ईर्ष्या के मिले जुले भाव से देखने लगे। जहां तक किन जी का सवाल है, उसने पहले भी जियान चेन की अद्भुत शक्ति को अपनी आंखों से देखा था। उसका मन पहले से ही जियान चेन के बारे में सोच रहा था कि वह जितना कह सकता है उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अब तक स्वर्ग संत मास्टर ने जियान चेन को नीचा दिखाने की सारी धारणाओं को त्याग दिया था। अपनी पूरी ताकत जुटाते हुए उसकी तलवार की लपटें उसके आसपास की हवा को भी वाष्पित करने लगी थी। जियान चेन एक पहाड़ की तरह स्थिर होकर हवा में तैर रहा था, जबकि हवा उसके शरीर के पास से तेजी से गुजर रही थी। उसके दोनों हाथ पहले से ही उसकी छाती के ठीक सामने मुट्ठी में बंधे हुए थे, जबकि उसके चारों ओर तैरते हुए कंकड़ एक तलवार के आकार में मिल रहे थे, जो नीले और बैंगनी रंग की तलवार की हुई से चमक रही थी। अध्याय 396 शाही रक्षक। मेरी तलवार पर ध्यान दो, बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए कहा, जैसे ही उसने विशाल तलवार को जियान चेन की ओर नीचे लाया, जिसके ब्लेड की जगह नरक ने ले ली। जियान चेन की आंखों में नीले और बैंगनी रंग की चमक चमक उठी। उसके ठीक सामने कंकड़ से बनी विशाल तलवार उसी रंग से और भी चमकने लगी और फिर सीधे बुजुर्ग की ओर चली गई। टकराना। एक और जोरदार धमाका सुना जा सकता था जब बुजुर्ग की विशाल तलवार और कंकड़ से बनी तलवार एक दूसरे से टकराए। बुजुर्ग की तलवार से ज्वाला जैसा सार काफी मात्रा में निकलने लगा। प्रत्येक टुकड़ा उल्कापिंडों में बदल गया जो हर दिशा में फैल गए और फिर आतिशबाजी की तरह फट गए। बुजुर्ग के हमले से कुछ कंकड़ चूर्ण होकर धूल में बदल गए, लेकिन तलवार का बचा हुआ हिस्सा अपनी गति जारी रखते हुए सीधे बुजुर्ग की ओर बढ़ गया। इस तरह आगे बढ़ने की गति को रोकते हुए बुजुर्ग अचानक रुक गया, क्योंकि उसने तलवार की सीटी जैसी आवाज सुनी जो लगातार उड़ रही थी। गंभीरता से देखते हुए उसने अपनी तलवार लहराई और ज्वाला तलवार से 3 बार और वार किया, जिससे कंकड़ों से टकराते हुए उसके रास्ते में आग की एक अद्भुत धार निकल गई। आमतौर पर सीधे बुजुर्ग की ओर उड़ने वाले कंकड़ इतने कमजोर होते कि वे धूल में बिखर जाते। हालांकि नीले और बैंगनी तलवार की हुई के कारण कंकड़ अपनी सामान्य स्थायित्व से परे कठोर हो गए थे। इसलिए जब वे बुजुर्ग की तलवार से टकराए तो परिणामी हमलों से कई विस्फोट सुने जा सकते थे। अब तक बुजुर्ग का शरीर ज्वाला की तरह हो चुका था और कंकड़ पतंगों की तरह। जियान चेन के नियंत्रण में कंकड़ बुजुर्ग पर हर संभव दिशा में प्रहार कर रहे थे। आखिर यह शैतानी शक्ति क्या है? बुजुर्ग ने मन ही मन सोचा। उसका पूरा शरीर पहले से ही अग्नि से भरा हुआ था, जिसे संत बल कहा जाता है, क्योंकि वह बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करते हुए कंकड़ों को दूर भगाता रहा। ऐसा नहीं था कि उसे जियान चेन पर हमला करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन कंकड़ों के चारों ओर नीला और बैंगनी तलवार की हुई ने उन्हें इतना मजबूत कर दिया था कि उससे निपटना उसके लिए बहुत मुश्किल था। संत बल द्वारा अपने शरीर को ढंग के होने के बावजूद हमलों से बचाव करना मुश्किल था। लगातार बमबारी के साथ बस चलना ही काफी मुश्किल था। दोनों हाथों को हवा में जकड़ते हुए दुनिया के सभी अग्नि तत्व अचानक जियान चेन के हाथों में एकत्रित हो गए। एक पल में वे 2 तलवारों में बदल गए, जिनमें ब्लेड के रूप में आग थी। जैसे ही वे बने, वे आग की एक धार में बदल गए और ये तेज गति और उग्र गर्मी के साथ बुजुर्ग की ओर बढ़ गया। गर्मी इतनी तीव्र थी कि आसपास की हवा विकृति से गुलाबी हो गई थी। अपने ऊपर चल रही 2 तलवारों को गंभीरता से देखते हुए वृद्ध ने अपनी तलवार उठाई और उन दोनों पर वार कर दिया। एक बार फिर विस्फोट से लपटें फूट पड़ी और आग के गुबार आसमान पर आतिशबाजी की तरह छा गए। पूरा आसमान आग की लपटों से भर गया, जो बड़े से फैलती चली गईं। इस समय आसपास के इलाके का तापमान पहले से ही इतना बढ़ गया था कि राजा और दर्शकों को भी ऐसा लग रहा था जैसे वे स्टीमर की टोकरी में हों और जिंदा भाप से जल रहे हों। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियान चेन की आंखें दिव्य चमक के साथ चमकती रहीं, क्योंकि उस क्षेत्र में हवा तेज होने लगी थी जैसे कि एक भयंकर तूफान आ रहा हो। आवाजें भूतों की चीखों जैसी थीं और जियान चेन की ओर उड़ रही लपटों को वापस बुजुर्ग की स्थिति की ओर उड़ा दिया। एक पल में बुजुर्ग लपटों में छिप गया। जियान चेन को अच्छी तरह पता था कि इतनी बड़ी आग स्वर्ग के संत मास्टर क्लास विशेषज्ञ को कुछ नहीं कर पाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि बुजुर्ग को इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। एक बार फिर आसमान को पकड़ते हुए आग की एक और तलवार बुजुर्ग की स्थिति पर उड़ने से पहले बनी। एक क्षण में तलवार बिना किसी निशान के आग की लपटों के सागर में गायब हो गई। अगले ही क्षण एक भयंकर विस्फोट की आवाज सुनाई दी और अचानक लपटें फूट पड़ी। आग से एक सफेद आकृति उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। ये बुजुर्ग था। उसके शरीर पर कोई गंभीर चोट नहीं दिख रही थी, लेकिन वह अस्त व्यस्त दिख रहा था और उसकी सांसें उखड़ रही थी, जबकि उसके कपड़े पहले से ही फटने की धमकी दे रहे थे। कुल मिलाकर बुजुर्ग अब उतना शांत और शालीन नहीं दिख रहा था जितना लड़ाई से पहले दिखता था। हवा में तैरते हुए बुजुर्ग ने हमला करने की कोई कोशिश नहीं की और इसके बजाय जियान चेन को देखता रहा। जियान चेन ने भी कोई हरकत नहीं की। वह जानता था कि बुजुर्ग केवल उसकी ताकत का परीक्षण कर रहा था और वास्तव में उसे मारने के लिए नहीं लड़ रहा था। आग की लपटें आसमान से जल्दी ही दूर हो गईं, जिससे तापमान भी गिर गया। उसी समय बुजुर्ग के चेहरे पर एक अजीब भाव था, जैसे कि वह झिझक रहा हो। फिर उसने आह भरते हुए कहा, ये बुरा आदमी अपनी हार स्वीकार करता है। मुस्कुराते हुए जियान चेन ने अपने हाथों को आपस में जोड़ते हुए कहा, वरिष्ठ, आप मजाक कर रहे होंगे। ये सिर्फ मेरी ताकत का परीक्षण था, आपकी असली ताकत तो पूरी तरह से दिखी ही नहीं। अगर आप पूरी ताकत से खेलते तो नतीजा बिल्कुल अलग होता। बुजुर्ग ने हाथ हिलाकर कहा, नुकसान तो नुकसान ही होता है। ये बुरा आदमी ऐसा नहीं है जो नुकसान को स्वीकार न कर सके। हालांकि मैंने पूरी ताकत नहीं लगाई, फिर भी तुम जितनी ताकत रोके हुए हो वह मेरी ताकत से ज्यादा होगी। मुस्कुराते हुए जियान चेन ने उस आदमी के विरोध में कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे जमीन पर उतर गया। दोनों एक ही समय पर भीड़ के सामने जमीन पर गिरे, लेकिन एक भी आवाज सुनाई नहीं दी। यहाँ तक कि राजा या राजा के रिश्तेदारों ने भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय अपने सामने खड़े उस नौजवान के खूबसूरत चेहरे को देखने लगे। जियान चेन न केवल सबसे कम उम्र का स्वर्ग संत गुरु था जिसे वे जानते थे, बल्कि उसकी ताकत भी किसी की कल्पना से परे थी। यहाँ तक कि शाही सलाहकारों में से एक ने भी हार मान ली थी। इस समय सभी को लगा कि उनकी अपनी ताकत पूरी तरह से जियान चेन के अधीन है। 20 साल की उम्र में वह पहले से ही एक स्वर्ग संत गुरु बन चुका था। 50 या 100 साल की उम्र तक वह किस क्षेत्र में कदम रखेगा? वाह जियान चेन, तुम सचमुच अद्भुत हो कि तुम स्वर्ग संत गुरु क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम हो। अचानक भीड़ से फुनान की राजकुमारी ने ताली बजाना और उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। राजकुमारी किन शुआंग और किन यूबिंग दोनों ने जियान चेन को अजीब नजर से देखा।
उन तीनों के अलावा दूसरे परिवारों की अन्य अमीर बेटियां भी जियान चेन को श्रद्धा और भक्ति की नजर से देखने लगी। कुछ बेटियां तो उस पर पूरी तरह से मोहित हो गई थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि जियान चेन के सारे बाल जल गए थे, फिर भी वह अपनी खूबसूरती बरकरार रखता था। अपनी कम उम्र, स्वर्ग के संत गुरु के रूप में शक्ति और राजा द्वारा उसे दिए गए सम्मान के साथ वह यहाँ की सभी अमीर बेटियों के लिए राजकुमार था। हा हा हा, अच्छा। जियान चेन की ताकत ने यहाँ सबकी आंखें खोल दी हैं। जियान चेन, चूंकि तुम किन जी के दोस्त हो, इसलिए तुम्हें बाहरी व्यक्ति के रूप में देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यह राजा चाहे तो क्या मैं तुम्हें भतीजा कहने की हिम्मत कर सकता हूँ? राजा हंसा। किंजी राजा के पीछे खड़े होकर एक सौम्य मुस्कान बिखेर रहे थे। इस समय उन्हें एक अजीब सी खुशी के साथ साथ कुछ झटका भी महसूस हो रहा था। जियान चेन एक स्वर्ग संत गुरु था, ये बात उन्हें भी चौंका रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियान चेन की वास्तविक उम्र के हिसाब से ये दुनिया को हिला देने वाला खुलासा था। राजा द्वारा व्यक्त की गई सद्भावना को स्वीकार करते हुए जियान चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया। ये कुछ ऐसा था जो नुकसानदेह से ज्यादा फायदेमंद था, इसलिए उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, यह इसके लिए सम्मान की बात होगी। राजा प्रसन्न होकर बड़ी मुस्कान के साथ बोला, अब जब ये लड़ाई समाप्त हो गई है तो हम सब वापस चलें। भतीजे जियान चेन, चलो महल में वापस लौटते हैं। ऐसा कहकर उसने जियान चेन को दोस्ताना तरीके से हाथ हिलाकर महल की ओर वापस ले गया। रास्ते में उसने जियान चेन की भलाई के बारे में पूछा और लगातार उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। भीड़ में छिपे हुए जियो हान केवल जियान चेन को खाली नजरों से देख सकता था। थोड़ी देर बाद उसका पूरा चेहरा अचानक ढीला पड़ गया। न, कोई रास्ता नहीं है। बस कैसे? वह एक स्वर्ग संत मास्टर कैसे है? यह एक भ्रम होना चाहिए। जियो हान ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। वह बहुत ज्यादा अविश्वास में था। उस समय अभी भी पीला म्यूजाई जियाओ हान के पास गया। आश्चर्य से चेहरे पर उदासी देखकर म्यूजाई ने अपनी आवाज में कुछ दोष के साथ आह भरी, तुमने एक ऐसे व्यक्ति को नाराज किया है जिसे तुम नाराज नहीं कर सकते। यहाँ तक कि शाही सलाहकार पुता भी उसका विरोधी नहीं था। ऐसा लगता है कि तुम्हारे दादा भी उसे नहीं जीत पाएंगे। ये ठीक नहीं है, मुझे ये स्थिति तुम्हारे दादा को बतानी होगी। ये सुनकर जियो हान का चेहरा उड़ गया और उसने म्यूजाई की बांह को उम्मीद से खींचते हुए कहा, अंकल म्यूजाई, क्या आपको लगता है कि दादाजी मेरे लिए न्याय पाने की कोशिश करेंगे? ये सुनकर म्यूजाई ने जियो हान को घूरते हुए कहा, तुम इतने भ्रमित कैसे हो सकते हो? इस मुद्दे को फिर से मत उठाओ और जो भी कहो उसमें सावधान रहो। जियान चेन एक स्वर्ग संत गुरु है जिसके पास अद्वितीय कौशल है। उसने महामहिम का अनुग्रह प्राप्त किया है और तुम्हारे दादाजी उसे बिल्कुल भी नहीं डरा सकते। यदि तुम नहीं जानते कि पश्चाताप का क्या मतलब है तो तुम्हारे दादाजी भी इससे दुखी होंगे। सफेद पड़ते हुए जियो हान ने कांपती आवाज में पूछा, अंकल म्यूजाई, आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? आह भरते हुए म्यूजाई ने कहा, तुम्हें जियान चेन से माफी मांगनी चाहिए। मुझे यह मामला तुम्हारे दादाजी को बताना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अंत तक हम इस बड़ी समस्या को बिना किसी समस्या के बदल देंगे। ... जल्दी से सभी लोग पिछले महल के हॉल में लौट आए। राजा ने शाही सिंहासन पर बैठने से पहले जियान चेन को सामने ले गया। नौकरानी को जियान चेन के बैठने के लिए एक शानदार कुर्सी लाने का आदेश दिया। उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे कि जियान चेन एक कीमती बेटा हो। जियान चेन के प्रति यह व्यवहार अन्य राजकुमारों की नजरों से छिपा नहीं था। हर कोई मुस्कुराने लगा और उसके प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करने लगा, मानो ये सही था कि जियान चेन के साथ शुरू से ही ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए था। अपनी खुशी को छुपाने में असमर्थ किन्हुआन साम्राज्य के राजा ने अपना गला साफ करने से पहले चारों ओर देखा। अब जब सभी यहाँ हैं, तो आपके राजा एक आदेश जारी करना चाहेंगे। अब से मैं जियान चेन को शाही रक्षक नियुक्त करता हूँ। क्या किसी को कोई आपत्ति है? अध्याय 397। स्थिति अपनी खुशी को छुपाने में असमर्थ किन्हुआन साम्राज्य के राजा ने अपना गला साफ करने से पहले चारों ओर देखा। अब जब सभी यहाँ हैं, तो आपके राजा एक आदेश जारी करना चाहेंगे। अब से मैं जियान चेन को शाही रक्षक नियुक्त करता हूँ। क्या किसी को कोई आपत्ति है? राजा ने जैसे ही अपना आदेश सुनाया, पूरा हॉल शांत हो गया। हर कोई आश्चर्य और अविश्वास के मिले जुले भाव से राजा की ओर देख रहा था। इंपीरियल प्रोटेक्टर और इंपीरियल एडवाइजर दो अलग अलग रैंक थे। इंपीरियल प्रोटेक्टर की शक्ति और अधिकार इंपीरियल एडवाइजर से ज्यादा थे। इंपीरियल प्रोटेक्टर अपनी मर्जी से सेना को जुटा सकता था और इंपीरियल एडवाइजर को किसी भी मामले को संभालने का आदेश भी दे सकता था। इंपीरियल प्रोटेक्टर के पास एक और भयानक शक्ति थी कि वह किसी अक्षम शासक या किसी अयोग्य अधिकारी का सिर कलम कर सकता था। इसका मतलब यह था कि उनकी शक्ति राज्य के कुलीन वर्ग से भी ज्यादा थी। किन्हुआन साम्राज्य के राजा ने जियान चेन की क्षमता को देखा था, इसलिए उन्होंने उसे शाही रक्षक नियुक्त किया। राजा के इस फरमान से न केवल दर्शक स्तब्ध रह गए, बल्कि उनके बगल में खड़े किंजी भी हैरान रह गए। उनके चेहरे पर गहरा सदमा था और उनके मन में एक खालीपन सा छा गया था। आधे क्षण बाद चुप्पी टूटी जब एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग अपने दोनों हाथों को जोड़े हुए आगे आया। महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। जियान चेन एक शाही सलाहकार के रूप में एक स्थान के योग्य है, लेकिन एक शाही रक्षक के रूप में उपयुक्त नहीं है। प्रधानमंत्री किल सही कह रहे हैं। इंपीरियल प्रोटेक्टर की उपाधि इतनी बड़ी होती है कि इतनी जल्दी कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। जियान चेन के लिए अभी इंपीरियल एडवाइजर की उपाधि लेना ज्यादा उचित होगा। एक और बुजुर्ग बोला। महाराज, इंपीरियल प्रोटेक्टर की उपाधि जल्दबाजी में नहीं ली जा सकती। इस बारे में पूरे इंपीरियल सलाहकारों या शायद कुछ सम्मानित इंपीरियल प्रोटेक्टर से बात की जानी चाहिए, ताकि पता चल सके कि वो इसके लिए योग्य है या नहीं। एक और सादे कपड़े पहने व्यक्ति ने बात की। इस व्यक्ति के चेहरे पर बहुत हवा थी और वह एक ऐसा जनरल था जिसके पास खुद भी बहुत ताकत थी। महाराज, दर्शकों से विरोध की अनगिनत धारा सुनी जा सकती थी। हालांकि जियान चेन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन शाही रक्षक की उपाधि वास्तव में बहुत बड़ी स्थिति थी। कई रईस विशेष रूप से मुखर थे। जियान चेन की उम्र के साथ वे उसे शाही रक्षक बनने की हिम्मत नहीं कर सके। साथ ही राजा के समर्थक भी बड़ी संख्या में थे। तभी अचानक महल में 20 लोग प्रकट हुए। उनमें से अधिकांश बुजुर्ग थे, लेकिन कुछ अधेड़ उम्र के थे और 3-30 साल की महिलाएं थीं। ये लोग चुपचाप बिना कुछ बोले या बिना किसी की नजर पड़े महल के पीछे की ओर चले गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब राजा ने भीड़ के पीछे खड़े लोगों के समूह को देखा तो उसने एक हल्की सी मुस्कान प्रकट की। ये सही है, एक शाही रक्षक का पद ऐसा नहीं है जिसे कोई राजा नियुक्त कर सकता है। ये शक्ति शाही सलाहकारों और 4 शाही रक्षकों को ही मिलती है। इसके साथ ही राजा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। इसके साथ ही मैं शाही सलाहकारों को जांच करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। क्या जियान चेन में एक होने की क्षमता है? मैं जियान चेन को शाही रक्षक नियुक्त करने के लिए सहमत हूँ। बुजुर्गों में से एक ने सहमति में कहा। मुस्कुराते हुए उसने जियान चेन को सलाम करते हुए अपने हाथ जोड़े। मैं शाही रक्षक को अपना सम्मान देता हूँ।
महाराज, सिर्फ कुछ शाही सलाहकारों की सहमति से व्यू को मनाना मुश्किल होगा। अगर महामहिम चाहते हैं कि जियान चेन शाही रक्षक बने तो हम सभी शाही सलाहकारों को सहमति देनी होगी, एक बुजुर्ग बोला। मुस्कुराते हुए राजा ने जवाब दिया, कमांडर शू सच बोल रहे हैं। अब शाही सलाहकारों, आप क्या सोचते हैं? हम सभी जियान चेन को शाही रक्षक बनने की अनुमति देने के लिए अपनी सहमति देते हैं। पीछे से एक बुजुर्ग की आवाज आई, जिससे सभी लोग पीछे मुड़ गए। जब भीड़ ने देखा कि ये 20 लोग कौन थे तो वे सभी चौंक कर उनकी ओर देखने लगे। इनमें से हर एक व्यक्ति प्रभावशाली पदों पर था और सभी अपने अपने अधिकारों में शाही सलाहकार थे। इस समय सभी शाही सलाहकार पहले से ही यहाँ एकत्र थे। 20 शाही सलाहकारों का समूह आगे बढ़ने लगा। पूरी भीड़ उनके लिए रास्ता बनाने के लिए अलग हो गई। कुछ ही पलों में वे जियान चेन के ठीक सामने पहुंच गए। इससे पहले कि सभी ने अपने हाथ जोड़े, हम शाही रक्षक को अपना सम्मान देते हैं। ये दृश्य देखकर किन्हुआन साम्राज्य के राजा ने बिना रोक टोक के हंसना शुरू कर दिया। इसके विपरीत भीड़ ने हैरानी से देखना बंद कर दिया, मानो ये समझने की कोशिश कर रही हो कि अभी क्या हुआ था। शाही सलाहकारों में से एक ने जोर से कहा, हर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियान चेन को शाही रक्षक बनने के लिए नियुक्त करने को भी 4 शाही रक्षकों ने मंजूरी दी थी। हम 20 लोगों ने हाल ही में यहाँ इकट्ठा होने से पहले उन चारों से संपर्क किया था। अगर किसी को कोई संदेह है तो वे सबूत के लिए किसी भी शाही रक्षक के पास जा सकते हैं। इसके साथ ही पूरा दर्शक समूह एक बार फिर शोर मचाने लगा। किन्हुआन साम्राज्य के शाही सलाहकार सभी स्वर्गीय संत गुरु थे, इसलिए जब उन्होंने जियान चेन को सलाम किया तो वह चौंक गया। क्या करना है ये सोचकर परेशान जियान चेन को समझ में नहीं आया कि क्या सोचना है। कुछ ही समय में उसे किन्हुआन साम्राज्य के शाही रक्षकों में से एक बनने के लिए नियुक्त किया गया था। महाराज, इस व्यक्ति के अनुभव में अभी भी काफी कमी है। मुझे डर है कि मैं आपको खुश करने में असफल हो जाऊंगा। जियान चेन ने राजा को प्रणाम किया। हंसते हुए राजा ने जवाब दिया, भतीजे जियान चेन, आपको शाही रक्षक के रूप में नियुक्त करना कुछ ऐसा है जिस पर 4 शाही रक्षकों ने सहमति व्यक्त की है। इसके साथ ये राजा कोई निर्णय नहीं ले सकता है। उसके चेहरे पर थोड़ी झिझक थी। किन्हुआन साम्राज्य के लिए शाही रक्षक बनना कोई छोटी बात नहीं थी। हालांकि ये स्थिति कितनी तेजी से विकसित हुई थी, इसलिए जियान चेन के पास लाभ और हानि का अनुमान लगाने का समय नहीं था और वह किसी समाधान पर नहीं पहुंच सका। आज पर फ्यूचर जियान चेन के चेहरे पर झिझक के भाव देखकर किंजी के चेहरे पर भी थोड़ी चिंता की लकीरें उभर आईं। उसके और जियान चेन के बीच अभी तक एक सामान्य रिश्ता ही था, लेकिन वह जियान चेन को शाही रक्षक बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि यह उसके लिए बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन किंग जी की यह अभिव्यक्ति जियान चेन के ध्यान में नहीं आई, क्योंकि वह इस समय दुविधा में फंसा हुआ था। हालांकि शाही रक्षक का पद वाकई बहुत ऊंचा था, लेकिन वह इससे बंधा नहीं रहना चाहता था। पूरे महल में शोर मच गया और सभी ने जियान चेन की तरफ देखा। दूसरी तरफ जियोहान का शरीर कांपने से पहले ही कागज की तरह सफेद हो गया था। शाही रक्षक का अधिकार उसके दादा की शक्तियों से कहीं ज्यादा था। ये भी कहा जा सकता है कि उसके दादा जियान चेन के अधीनस्थ थे। किंजी का चेहरा और भी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि उसे डर था कि जियान चेन शाही रक्षक की उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अंत में वो इसे और नहीं रोक सका और बोला, जियान चेन, हमारे किन्हुआन साम्राज्य के शाही रक्षक होने का मतलब है कि आप बिना किसी सीमा और हमारे संसाधनों के हमारे राज्य के स्पेस गेट का उपयोग करने में सक्षम होंगे। यहाँ तक कि आपका अधिकार भी राजा के बराबर होगा। स्पेस गेट का उपयोग करने में सक्षम होने की क्षमता सुनने पर जियान चेन का दिल धड़क उठा और फिर उसने कहा, महाराज, अगर मुझे शाही रक्षक बनना पड़े तो क्या मुझे अपनी गतिविधियों को सीमित करना होगा? बिल्कुल नहीं भतीजे जियान चेन, हमारे शाही रक्षक के रूप में आपकी यात्राओं पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। हम केवल यही चाहते हैं कि जरूरत के समय आप हमारी मदद के लिए आएं और हमारे खिलाफ काम न करें। राजा मुस्कुराया। इसके साथ ही जियान चेन एक निष्कर्ष पर पहुंच गया। यह एक ऐसा सौदा था जो लगभग पूरी तरह से लाभप्रद था और इसमें कोई नुकसान नहीं था। किन्हुआन साम्राज्य की ताकत के साथ इसके खतरे में पड़ने की संभावना व्यवहारिक रूप से शून्य थी। इस विचार को ध्यान में रखते हुए जियान चेन ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और शाही रक्षक बनने के लिए सहमत हो गया। हम शाही रक्षक को अपना सम्मान अर्पित करते हैं। जियान चेन की सहमति के बाद दर्शकों में से हर एक व्यक्ति अपना सम्मान देने के लिए आगे आया। इंपीरियल प्रोटेक्टर की उपाधि अत्यंत शानदार थी और यह राज्य के स्वामी और कभी कभी राजा से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इंपीरियल प्रोटेक्टर की सहमति के कम से कम आधे हिस्से के साथ किसी कुलीन को उसके पद से हटाया जा सकता था, यहाँ तक कि राजा भी उसे पलटने या बड़े युद्ध का जोखिम उठाने में सक्षम नहीं था। इससे ये देखा जा सकता है कि शाही रक्षक एक शक्तिशाली इकाई थी। इसके बाद कुलीनों और शाही सलाहकारों ने जियान चेन को बधाई देना और अपने अनुग्रह में शामिल करना शुरू कर दिया। हालांकि जियान चेन की कम उम्र के कारण सभी ने उसे पहले छोटा समझा था, लेकिन उसकी क्षमता किसी के लिए भी अनदेखी नहीं थी। उसका भविष्य कुछ ऐसा था जिसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था और यहाँ तक कि 4 शाही रक्षक भी उससे चकित थे। जियान चेन के शाही रक्षक बनने से किंजी को बहुत खुशी हुई। उसकी मुस्कान रात को रोशन कर सकती थी और उसे छिपाया नहीं जा सकता था। जियान चेन की उपस्थिति ने आज की घटनाओं के लिए वास्तव में सुर्खियां बटोरी थी। यह मूल रूप से राजा के 50वें जन्मदिन के जश्न का दिन था, लेकिन राजा के मुख्य पात्र होने के बजाय जियान चेन ने महान हवाओं को चुरा लिया था। हालांकि राजा बिल्कुल भी दुखी नहीं था। उसके चेहरे पर मुस्कान को बिल्कुल भी दुखी नहीं कहा जा सकता था। राजा के लिए एक महान प्रतिभा को अपना शाही रक्षक बना पाना किन्हुआन साम्राज्य के लिए एक बड़ा सम्मान था। भविष्य में यह संभव हो सकता है कि किन्हुआन साम्राज्य तियान युआन महाद्वीप के 3 महान साम्राज्यों के साथ खड़ा हो सके। अध्याय 398, एक भव्य निकास। किन्हुआन साम्राज्य के राजा का 50वां जन्मदिन समारोह जल्द ही समाप्त हो गया। जब कुलीनों और अधिकारियों ने जियान चेन को विदाई दी तो वह तुरंत अपने कमरे में चला गया। अब चूंकि जियान चेन किन्हुआन साम्राज्य के लिए एक शाही रक्षक था, इसलिए उसकी स्थिति उस समय से बहुत अलग थी जब वह पहली बार आया था। उसे रहने के लिए एक शानदार नया महल दिया गया था जिसे किन्हेवन पैलेस कहा जाता था। किन्हेवन पैलेस वो जगह थी जहाँ केवल शाही रक्षकों को रहने की अनुमति थी। न केवल ये पैमाने में भव्य था, बल्कि आंतरिक साज सज्जा और व्यवस्था भी किंजी के बहते बादल महल से बेहतर थी। अभी भी सो रहे स्वर्गीय बाघ देवता को उठाकर जियान चेन महल की नौकरानी का पीछा करते हुए किन्सवर्ग महल में पहुंच गया। महल की भव्यता को चारों ओर से देखते हुए जियान चेन कुछ पल के लिए अवाक रह गया। किन्सवर्ग महल इतना भव्य था कि जियान चेन कसम खा सकता था कि उसने पहले कभी इतना भव्य महल नहीं देखा था। महान शाही रक्षक, इस नौकरानी को आपको नहाने और आपकी अन्य जरूरतों में मदद करने की अनुमति दें। जियान चेन के साथ आई खूबसूरत नौकरानियों ने उम्मीद भरे चेहरे के साथ कहा। सभी महिला नौकरानियों को राजा ने सावधानी से चुना था और उनकी उम्र भी 20 साल के आसपास थी। न केवल वे बेहद खूबसूरत थी, बल्कि वे कुंवारी भी थी। अभी भी शानदार महल के चारों ओर देखते हुए उसने अपने पीछे खड़ी नौकरानियों की ओर हाथ हिलाया। आप जा सकती हैं।
महान शाही स्वामी, क्या यह नौकरानी आपकी जरूरतों के लिए उपयुक्त नहीं है? नौकरानियों ने जियान चेन से दुखी होकर कहा। उनके चेहरे पर इच्छा और दुख का मिश्रण था। जियान चेन न केवल बहुत सुंदर था, बल्कि शाही रक्षक की शानदार उपाधि के साथ उसके साथ समय बिताना एक बड़ा सम्मान होगा। तुम जा सकते हो, मुझे सेवा करने की आदत नहीं है। अगर मुझे कुछ मांगना है तो मैं तुम में से किसी को बुला लूंगा, जियान चेन ने बादशाह के साथ चलने से पहले शांति से कहा। जियान चेन को गायब होते देख सावधानी से चुनी गई सभी सुंदर महिलाओं के चेहरे पर निराशा के भाव थे और उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दुख दिखाई दे रहा था। महल के बाहर 500 बख्तरबंद सैनिक चुपचाप खड़े थे, जैसे कि वे मूर्तियां हों। उनके चेहरों पर गंभीर भाव थे। वे शाही रक्षक के रूप में अपने पद के अनुरूप अत्यंत प्रभावशाली दिख रहे थे। उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था। कोई अन्य रक्षक उनके जितना सम्मानित नहीं हो सकता था। अन्य शाही रक्षकों की रक्षा करने वाले अन्य रक्षकों के अलावा कोई भी अन्य महल रक्षक उनकी या सेना की तुलना नहीं कर सकता था। ये सभी महल रक्षक कम से कम महान संत गुरु थे, जिनमें से 5 पृथ्वी संत गुरुओं के कप्तान थे, जिनका नेतृत्व एक छठे चक्र के पृथ्वी संत गुरु करते थे। ये सब जियान चेन की निजी सेना कही जा सकती है, जो केवल शाही रक्षक की सेवा करती थी और यहाँ तक कि राजा भी उन्हें आदेश नहीं दे सकता था। रात बिना किसी घटना के जल्दी ही बीत गई और अगली सुबह तक महल के कप्तानों में से एक बाहर इकट्ठा हुआ। शाही रक्षक के लिए एक रिपोर्ट। तीसरा राजकुमार आपसे मिलना चाहता है। एज बाय पब फ्यूचर। एक बार जब वह शाही रक्षक बनने के लिए छलांग लगा चुका था, तो जियान चेन की हैसियत अचानक किंग जी की हैसियत से आगे निकल गई थी। अब अगर किंग जी किन स्वर्ग महल में प्रवेश करना चाहता था, तो उसे जियान चेन की अनुमति लेनी होगी। जियान चेन तुरंत बाहर आया और किंजी का अभिवादन किया तथा उन्हें व्यक्तिगत रूप से अंदर ले गया। इस भाव से अभिभूत होकर किंजी भी खुशी के साथ जियान चेन के पीछे अंदर चले गए। महल के अंदर जियान चेन ने नौकरों को दूर जाने का आदेश दिया था, ताकि वे दोनों एकांत में बात कर सकें। जियान चेन को शाही रक्षक बनने के लिए बधाई देते हुए किंजी को जियान चेन की स्थिति में वृद्धि देखकर वास्तव में खुशी हुई थी। किंजी से सौहार्दपूर्ण तरीके से बात करते हुए जियान चेन ने महसूस किया कि उसके पक्ष में अचानक बदलाव की हवा बहने के बावजूद किंजी के साथ उसकी दोस्ती अप्रभावित रहनी चाहिए। उसे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह पहले करता था, क्योंकि अगर किंजी नहीं होते तो जियान चेन को यह सम्मान पहले ही नहीं मिलता। जियान चेन, अब जब आप हमारे किन्हुआन साम्राज्य के शाही रक्षक हैं, तो स्पेस गेट आपके लिए किसी भी समय उपयोग करने के लिए खुला है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ थोड़ी देर और रुक सकते हैं। किंजी मुस्कुराए। जियान चेन ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। मुझे खेद है, लेकिन मुझे जल्दी जाना चाहिए। अब जब मैं किसी भी समय स्पेस गेट का उपयोग कर सकता हूँ, तो मुझे अब जाना चाहिए। मैं जितना अधिक इंतजार करूंगा, उतना ही अधिक चिंतित महसूस करूंगा। जियान चेन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किस बात ने तुम्हें इतना परेशान कर रखा है? क्या मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद कर पाऊंगा? किंग जी ने चिंता में पूछा। अब जब जियान चेन की स्थिति बदल गई थी, तो वह उसकी मदद करने के लिए और भी ज्यादा तैयार था। थोड़ी देर के लिए हिचकिचाते हुए जियान चेन ने कहा, मेरी मातृभूमि युद्ध के कगार पर है, मुझे वहां जल्दी जाना होगा, अन्यथा मुझे डर है कि कुछ भयानक हो सकता है। गंभीर होते हुए किंजी ने युद्ध की प्रकृति और स्थिति के बारीक विवरण के बारे में पूछा। सब कुछ सुनने के बाद उनका चेहरा गंभीरता से उतर गया और वे मुस्कुराए। तो यह एक छोटी सी बात है। इतने छोटे क्षेत्र द्वारा युद्ध की घोषणा करने पर हमारा किन्हुआन साम्राज्य बिना किसी सवाल के इसे हल करने में सक्षम होगा। जियान चेन, आप हमारी सेना में से किसी भी कुलीन मास्टर को जुटा सकते हैं। क्या आप उनका उपयोग करना चाहते हैं? यह जरूरी नहीं होगा। स्पेस गेट के बाद भी मेरी मातृभूमि अभी भी काफी दूर है। मेरी रफ्तार से वहां पहुंचने में 2 या 3 महीने लगेंगे, लेकिन सेना के साथ रफ्तार काफी धीमी होगी। जब तक सेना वहां पहुंचेगी, तब तक कम से कम 1 साल लग जाएगा। जियान चेन ने जवाब दिया। तो कम से कम कुछ शाही सलाहकारों को तो ले ही लो। अपनी स्थिति के साथ तुम बिना किसी विरोध या सवाल के सभी शाही सलाहकारों को ले जा सकते हो। चिंता मत करो, हमारे किन्हुआन साम्राज्य में 4 अविश्वसनीय रूप से मजबूत शाही रक्षक हैं, जो बिना किसी चिंता के इस जगह की रक्षा करने के लिए यहाँ रहेंगे। जियान चेन ने सुनते हुए संकोच किया। वह जानता था कि गैसुन साम्राज्य में अधिकतम 1 दर्जन स्वर्ग संत गुरु थे और अन्य 4 महान साम्राज्यों में कम से कम 23 थे। ताकत में यह अंतर बहुत बड़ा था। जियान चेन के चेहरे पर झिझक के भाव देखकर किंजी को उसके मन में चल रही उलझन का पता चल गया। उसे प्रोत्साहित करते हुए किंजी ने कहा, जियान चेन, झिझक मत और अपनी ताकत मत भूलना। तुम्हारे पास इतनी ताकत जुटाने का अधिकार है। आज पर फ्यूचर कुछ विचार विमर्श के बाद जियान चेन ने आखिरकार किंजी के प्रस्ताव पर सहमति दे दी। बीमा के लिए जिन चेन अपने साथ कुछ शाही सलाहकार भी लाएगा। जियान चेन, तुम्हें सीमाओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आदेश के साथ तुम्हें राजा को व्यक्तिगत रूप से इसकी रिपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। महल के पहरेदारों से कहो कि वे कुछ शाही सलाहकारों को इकट्ठा करें और उन्हें यहाँ बुलाएं। किंग जी ने कहा, क्योंकि वह जानता था कि जियान चेन को अभी तक अपने नए अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है। इसके बाद जियान चेन ने किंजी के प्रस्ताव का पालन किया और महल के पहरेदारों को शाही सलाहकारों को इकट्ठा करने के लिए कहा। देखते ही देखते 20 अलग अलग उम्र के शाही सलाहकार किंग्सवर्ग महल में एकत्र हो गए। हालांकि जियान चेन काफी युवा था, लेकिन उसकी ताकत ने पहले ही सभी शाही सलाहकारों का सम्मान अर्जित कर लिया था। हालांकि उनके और जियान चेन के बीच की स्थिति बहुत अलग नहीं थी, फिर भी वे जियान चेन के साथ दोस्त बनना चाहते थे। अपने दिल में वे जानते थे कि न केवल जियान चेन को 4 शाही संरक्षकों द्वारा स्वीकार किया गया था, बल्कि जियान चेन जल्दी या बाद में संत शासकों और यहाँ तक कि संत राजा के दायरे में भी कदम रखेगा। तब तक वे उसकी कृपा में रहना चाहेंगे, इसलिए यह उनके संपर्क बढ़ाने का समय था। एक बार जब जियान चेन ने 20 शाही सलाहकारों को अपना कारण और योजना समझा दी, तो उनमें से हर एक ने उसके साथ जाने के लिए हामी भर दी। ये देखकर कि वे जवाब देने में कितने उत्साही थे, जियान चेन को शाही सलाहकार और शाही रक्षक के बीच शक्ति के अंतर पर संदेह हुआ। वास्तव में उसने सवाल करना शुरू कर दिया था कि क्या शाही सलाहकारों से मदद के लिए उससे ही पूछा जा रहा है या नहीं। तभी एक शालीन दिखने वाला बुजुर्ग अपने हाथों को सलामी देते हुए आगे बढ़ा। महान शाही रक्षक, यह जियाओ तियान है, जियाओ हान का दादा। मैंने कल सुना है कि मेरे मूर्ख पोते ने आपको नाराज किया है। मैं केवल यही उम्मीद कर सकता हूँ कि आप मेरे अयोग्य पोते को माफ कर देंगे। मैंने उसे पहले ही सबक सिखा दिया है और सजा के तौर पर उसे जेल में बंद कर दिया है। आपके साथ यह यात्रा मेरे पोते के लिए मेरे प्रायश्चित का एक हिस्सा होगी। मुझे उम्मीद है कि आप उसे माफ कर देंगे। जियान चेन ने जियाओ तियान को ऐसे देखा जैसे उसका अध्ययन कर रहा हो। जियाओ तियान ने एक सफेद लबादा पहना हुआ था और उसके सफेद बाल उसके सिर के चारों ओर बंधे हुए थे। उसमें एक वीरता की भावना थी और न्याय को आसानी से उसके आभामंडल का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। क्या ये 5वां चक्र स्वर्ग है जिसके बारे में संत मास्टर किंग जी ने मुझे बताया था? जियान चेन ने सोचा। जियो तियान कौन था, ये जानना उससे मिलने से बिल्कुल अलग था। हालांकि उसे सिर्फ एक बार देखने के बाद जियान चेन को लगा कि जियो तियान एक बहुत ही नेक इंसान है। इस प्रकार का खुला और सीधा व्यक्ति उनके पोते जियाओ हान से बिल्कुल अलग था।
कुछ देर सोचने के बाद जियान चेन ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़े। मिस्टर जियाओ हान, आप मजाक कर रहे होंगे। आपके पोते के साथ जो मामला था उसे मैं पहले ही भूल चुका हूँ। अगर मिस्टर जियाओ हान मेरे साथ आना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी मैं आपके समर्थन के लिए आभारी हूँ। बड़े मुस्कुराते हुए जियोतियान बोला, आप बहुत विनम्र हैं। एक शाही रक्षक के साथ जाने में सक्षम होना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। फिर 4 सबसे मजबूत और सबसे विश्वसनीय व्यक्तियों का चयन करने के बाद उन्होंने किंग्सवर्ग महल से गेसुन साम्राज्य के लिए प्रस्थान करने की तैयारी शुरू कर दी और जल्द ही किंग जी के नेतृत्व में अंतरिक्ष द्वार की ओर चल पड़े। 5 शाही सलाहकारों में सबसे शक्तिशाली जियोतियान के नेतृत्व में अन्य 4 शाही सलाहकार 2 चौथे चक्र और 2 तीसरे चक्र के स्वर्ग संत गुरु थे। हालांकि वे शाही सलाहकारों में सबसे मजबूत नहीं थे, लेकिन जियान चेन को उन पर भरोसा था। स्पेस गेट महल के केंद्र में था और जियान चेन की स्थिति के कारण उसे इसका उपयोग करने से पहले किसी को सूचित करने की आवश्यकता नहीं थी। 5 शाही सलाहकारों को इसके पास ले जाकर उसने कई क्लास 5 मॉन्स्टर कोर सौंपे और वांछित गंतव्य का पता लगाना शुरू किया। फिर एक ही पंक्ति में वे स्पेस गेट से पार हो गए। अध्याय 399, एक राजा की वापसी। एक ही कदम में जियान चेन किन्हुआंग साम्राज्य से अनगिनत मील दूर चला गया। 5 शाही सलाहकारों के लिए वे एक अजीब नए क्षेत्र में पहुंच गए थे। जिस स्पेस गेट से वे यात्रा कर रहे थे वह धीरे धीरे दृष्टि से ओझल हो गया, क्योंकि जियान चेन बाघ शावक को लेकर आगे बढ़ा और उस क्षेत्र का पता लगाना शुरू कर दिया। चाहे वह जिस ओर भी मुड़े उसे कोई भी पौधे या अन्य कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। पूरी जगह एक बंजर भूमि थी। महान शाही रक्षक, ये स्थान कहाँ है? शाही सलाहकारों में से एक ने प्रश्नवाचक दृष्टि से पूछा, मानो ये जानने की कोशिश कर रहा हो कि यह कौन सा स्थान है। किंग शाओवान, तुम्हें शाही रक्षक के पीछे रहना चाहिए और कम बकवास करनी चाहिए, एक अन्य शाही सलाहकार बोला। किंग शाओवान ने शर्मिंदगी से हंसते हुए कहा, मैं बस बहुत उत्सुक हूँ। जियान चेन के बाद आने वाले 5 शाही सलाहकारों में से जियाओ तियान, किंग शाओवान, डोंगई जुनबाई, काओकेकिन और तियान लो थे। 2 बुजुर्ग किंग शाओवान और डोंगई जुनबाई थे जो दोनों चौथे चक्र के स्वर्ग संत गुरु थे। काओकेकिन और तियान लो दोनों तीसरे चक्र के स्वर्ग संत गुरु थे, लेकिन ये सभी 5 व्यक्ति पहले से ही 100 साल से ज्यादा उम्र के थे। ये वह क्षण था जब बाघ का बच्चा अचानक जाग गया और उसने उस अजीब नई जगह को देखकर उत्सुकता से अपनी चमकदार आंखें खोली। शावक को देखते हुए जियान चेन ने उसे जमीन पर रख दिया। शावक पहले से ही काफी बड़ा था और एक वयस्क कुत्ते के आकार का था। इस समय तक बाघ का जियान चेन की छाती के आसपास रहना उचित नहीं था। वो फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जमीन पर बाघ का बच्चा खुशी से इधर उधर दौड़ने लगा और सब उसे गोल गोल घूमते हुए देख रहे थे। बीच बीच में वो 5 शाही सलाहकारों में से हर एक को सूंघता रहता। अपने स्पेस विंग से एक नक्शा निकालकर जियान चेन ने उसे ध्यान से देखा और फिर चारों ओर नजर घुमाते हुए उदास हो गया। मेरे पास इस क्षेत्र का नक्शा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि हम कहाँ हैं। चलो पास की सड़क ढूंढते हैं। जियान चेन के पास गैसुन साम्राज्य के सबसे सटीक निर्देशांक नहीं थे, इसलिए स्पेस गेट ने उन्हें केवल इसके पास के एक अनुमानित क्षेत्र में भेजा था। अभी जियान चेन को यह भी नहीं पता था कि वो गैसुन साम्राज्य में है या नहीं। किंग शाओवान ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, तो कृपया हमारा अच्छा मार्गदर्शन करें शाही रक्षक। तो फिर चलो यहाँ से चले जाएं। जियान चेन ने अपना हाथ हिलाया, जिससे हवा का एक बड़ा बुलबुला बाघ शावक को घेर लिया और उसे हवा में ऊपर उठा दिया। मर मर शावक हवा में उड़ते हुए असंतोष में गुर्राने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह जियान चेन को पकड़ना चाहता था। उसकी दोनों आंखें जियान चेन की ओर दयनीय दृष्टि से देख रही थीं और उनमें आंसू बहने लगे। हाँ शाही रक्षक, आपका ये जादुई जानवर काफी बुद्धिमान है। यह एक उच्च स्तरीय जादुई जानवर होना चाहिए, किंग शाओवान बोला। हंसते हुए जियान चेन ने कुछ भी स्पष्ट नहीं करना चुना और इसके बजाय अपने हाथ से शावक के सिर को थपथपाया। तुम अब इतने बड़े हो गए हो कि मैं तुम्हें अब और नहीं उठा सकता। मुझे अपने वायु तत्व के साथ हवा में ले जाने दो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। जैसे कि बाघ शावक को जियान चेन की बातें समझ में आ गई हो, वो अपना सिर हिलाता रहा और उसके चेहरे पर आंसू बहते रहे, मानो वो जमीन पर गिरना चाहता हो। अगले ही पल उसका पूरा शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा और फिर एक छोटी सी बिल्ली के आकार में बदल गया। वो बहुत प्यारा लग रहा था। अरे, ये जादुई जानवर अपने शरीर के आकार में हेरफेर कर सकता है। कितना असाधारण है। 5 शाही सलाहकारों में से एक ने शावक को आश्चर्य से देखा। जियान चेन के चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे, लेकिन वह बाघ की पहचान पहले से ही जानता था और इसलिए वो जल्दी से शांत हो गया। अपने बगल में बैठे 5 शाही सलाहकारों पर एक नजर डालते हुए वो मुस्कुराया। ये सफेद बाघ बाकी बाघों से बहुत अलग है। अपने शरीर का आकार बदलने में सक्षम होना इसकी जन्मजात क्षमता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सही लगता है। बाघ जैसे इस जादुई जानवर की पीठ पर पंख भी हैं। यह एक वेरिएंट होना चाहिए। जादुई जानवरों के कुछ वेरिएंट में अज्ञात क्षमताएं होती हैं जो जादुई जानवरों को अपने शरीर को बदलने में सक्षम बनाती हैं। डोंगई जुनबाई ने कहा। वह यहाँ सभी में सबसे बुरा था और इसलिए उसके अनुभव में कोई कमी नहीं थी। उसके बाद किसी ने बाघ की पहचान की जांच करने की जहमत नहीं उठाई, जिससे जियान चेन को राहत की सांस लेने का मौका मिला। बाघ को अपनी छाती से लगाए जियान चेन हवा में उड़ने लगा। 1 घंटे बाद यात्रियों का समूह काफी दूर तक उड़ चुका था। इस समय एक छोटा सा शहर अचानक नजर आया। अपनी चमकती आंखों के साथ जियान चेन तेजी से वहां की ओर बढ़ा। उसके पीछे लोगों का एक समूह उसके साथ शहर की ओर बढ़ रहा था। यह एक द्वितीय श्रेणी का शहर था, इसलिए यह बहुत बड़ा नहीं था। जिस क्षण जियान चेन अन्य 5 शाही सलाहकारों के साथ अंदर आया, बिल्ली के आकार का बाघ चारों ओर अपना सिर हिलाते हुए दृश्यों को देखने लगा। शहर की सबसे बड़ी दुकान में जाकर जियान चेन ने आसपास के इलाके का सबसे विस्तृत नक्शा खरीदा। कुछ ही पलों में उसने गेसुन साम्राज्य के निर्देशांकों को अपनी मौजूदा स्थिति के मुकाबले ढूंढ लिया। अभी उसे 15,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी और 2 राज्यों से होकर गुजरना था। दुकानदार, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आप जानते हैं कि गैसुन साम्राज्य में कोई युद्ध या कुछ और हो रहा है? जियान चेन ने पूछा। गेसुन साम्राज्य की वर्तमान स्थिति मेरे लिए एक रहस्य है, क्योंकि यह बहुत दूर है। हालांकि यहाँ कुछ खबरें फैली कि 3 महीने पहले युद्ध छिड़ गया था। मेरा मानना है कि गेसुन साम्राज्य के खिलाफ 4 साम्राज्य एकजुट हुए थे, यानी वह साम्राज्य खत्म हो गया है। दुकानदार ने आह भरी। पलिंग। जियान चेन ने जल्दी से एक बैंगनी सिक्का मेज पर फेंका और नक्शा लेकर बाहर चला गया। रास्ता पहचानने के बाद जियान चेन गेसुन साम्राज्य की दिशा में हवा में उड़ गया। तुरंत ही 5 अन्य शाही सलाहकार हवा में उड़कर उनका पीछा करने लगे, जिससे बाकी की सड़कें 6 आकृतियों को देखकर खामोश रह गईं। आधे दिन में पूरी सड़कें उनसे जुड़ी गपशप से भर गईं। द्वितीय श्रेणी के शहर में एक पृथ्वी संत मास्टर को पहचानना पहले से ही मुश्किल था, लेकिन एक स्वर्ग संत मास्टर और भी दुर्लभ था। उनमें से 6 अचानक कहीं से प्रकट हो जाने से ये सभी के लिए एक बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा। दिन और रात के बाकी समय में जियान चेन बिना रुके उड़ता रहा।
आखिरकार दूसरे दिन की सुबह वे आखिरकार कियानगान साम्राज्य के गढ़ की सीमा पर पहुंच गए, कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए वहां रुके। उन्हें मौजूदा हालात के बारे में सुनिश्चित करना था और एक आकस्मिक योजना बनानी थी। अध्याय 400 उबलता हुआ क्रोध। नाश्ते के लिए व्यस्त समय में जियान चेन बाग शावक और किन्हुआंग साम्राज्य के 5 शाही सलाहकारों को शहर के सबसे अच्छे रेस्तरां में ले गया था। 6 लोग एक मेज के चारों ओर इकट्ठा हो गए और उस जगह पर मिलने वाले बेहतरीन भोजन का आनंद लेने लगे। दूसरी ओर बाघ का बच्चा स्वादिष्ट महक वाले बारबेक्यू बीफ की एक विशेष प्लेट को बड़े चाव से खा रहा था। संतुष्ट होकर वह एक के बाद एक मांस के टुकड़े निगलता रहा, जबकि सराय के बाकी लोग टेबल को अजीब नजरों से देख रहे थे। जियान चेन मेज पर बैठा रहा और बिना कुछ खाए आसपास हो रही बातचीत को सुनता रहा। कियानगान साम्राज्य गेसुन साम्राज्य के बहुत करीब था, इसलिए जियान चेन गेसुन साम्राज्य की वर्तमान स्थिति के बारे में विवेकपूर्ण पूछताछ करने में सक्षम था। जहां तक भाड़े के सैनिकों द्वारा फैलाई गई जानकारी का सवाल है, तो उनके द्वारा बताई गई जानकारी तेजी से फैलने वाली और सत्य में विश्वसनीय दोनों होगी। गेसुन साम्राज्य खत्म हो चुका है। चारों राज्यों में इस समय कुल मिलाकर 2 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, जबकि गेसुन साम्राज्य में सिर्फ कुछ लाख लोग हैं। वे इसे कैसे रोक सकते हैं? गेसुन साम्राज्य के पास आसपास के सभी राज्यों की तुलना में सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, इसलिए अन्य राज्य लंबे समय से इस पर कैंडी की तरह नजर गड़ाए हुए हैं। अभी गेसुन साम्राज्य कुछ समय के लिए गधों पर निर्भर है, लेकिन कुछ समय बाद उनकी सेना टूट जाएगी। मैंने सुना है कि गेसुन साम्राज्य में मूल रूप से 6 मिलियन लोग थे, लेकिन अब उनकी संख्या 10 लाख से कम रह गई है। अब तक राज्य निश्चित रूप से उन्माद में सैनिकों की भर्ती कर रहा होगा। केवल 200 मिडिल टियर मैजिकल क्रिस्टल कैनन ही उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उनके राक्षस कोर की आपूर्ति पहले से ही सबसे कम है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय खजाना भी लगभग खाली है, इसलिए राज्य की प्रमुख और छोटी शक्तियां राक्षस कोर की आपूर्ति कर रही हैं। आधे महीने पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाने के बाद 10 तोपें फट गई थी। मैंने सुना है कि उन्होंने एक गढ़ को उड़ा दिया था और हजारों लोगों की जान ले ली थी। गेसुन साम्राज्य और 4 सहयोगी राज्यों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। अगर वे सभी सैनिकों को बुलाएं और भाड़े के सैनिकों को काम पर रखें, तो भी उनकी युद्ध शक्ति 3 मिलियन से ज्यादा नहीं होगी। अगर वे चाहें तो 4 सहयोगी राज्यों के पास इस संख्या से 3 गुना ज्यादा है। इसके अलावा गेसुन साम्राज्य के पास दूसरे पक्ष के आधे से ज्यादा विशेषज्ञ भी नहीं है। इस बार गेसुन साम्राज्य गिर जाएगा। मैंने सुना है कि गेसुन साम्राज्य के 2 स्वर्ग संत गुरु पहले ही मर चुके हैं और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दूसरी ओर 4 संबद्ध राज्यों में एक स्वर्ग संत गुरु मरने के कगार पर है, लेकिन अफवाहों के अनुसार एक रेडियंट संत गुरु ने उसे पूरी तरह स्वस्थ कर दिया और अन्य को ठीक कर दिया। इसका मतलब है कि उन्हें लगभग कोई नुकसान नहीं हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये सारी जानकारी सुनने के बाद जियान चेन का चेहरा और भी पीला पड़ गया। हालांकि हालात अभी तक सबसे खराब स्थिति तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन सैन्य शक्ति में अंतर के कारण पूरे राज्य के लिए स्थिति निराशाजनक दिख रही थी। आप लोगों को यह नहीं पता होगा, लेकिन 3 दिन पहले मैं यान साम्राज्य से वापस आया था। वहां से मैंने गेसुन साम्राज्य के एक भयानक स्वर्ग संत मास्टर के बारे में अफवाहें सुनी। अकेले 6 अन्य स्वर्ग संत मास्टर्स के खिलाफ जाकर और गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसने 2 स्वर्ग संत मास्टर्स को मारने और अन्य 3 को गंभीर रूप से घायल करने के लिए किसी प्रकार के अलौकिक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल का उपयोग किया। बचे लोगों ने अपना साहस खो दिया और उससे भाग गए। मैंने भी इसके बारे में सुना है। लोग कहते हैं कि गेसुन साम्राज्य में भी वह एक स्वर्ग संत गुरु था जो बेहद कम प्रोफाइल वाला था। शीर्ष 10 विशेषज्ञों में नहीं गिने जाने और उसके अस्तित्व के बारे में और भी कम लोगों को पता होने के कारण ये केवल इतना है कि लोगों ने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है उसका नाम है चांग वूजी। फिर यात्रा से थके हुए भाड़े के सैनिकों में से एक ने पहले वाले व्यक्ति से कहा, तो क्या हुआ? चांग वूजी को अपने क्षेत्र के शिखर पर एक विशेषज्ञ होना चाहिए, अन्यथा वह ऐसी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मैं आपको इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली जानकारी बताता हूँ। 3 दिन पहले की लड़ाई में एक पृथ्वी संत मास्टर ब्लू विंड किंगडम के स्वर्ग संत मास्टर में से एक को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम था। असंभव, एक पृथ्वी संत मास्टर एक स्वर्ग संत मास्टर के लिए एक मैच कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आप हम पर मुकदमा चलाने से पहले किसी राक्षस को क्यों नहीं चकमा देते? पूरे सराय में शोर मच गया, लेकिन किसी को भी भाड़े के सिपाही की बात पर विश्वास नहीं हुआ। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वे कहते हैं कि पृथ्वी संत मास्टर ने किसी प्रकार के स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल का उपयोग किया और स्वर्ग संत मास्टर को बुरी तरह घायल कर दिया। यदि किसी अन्य स्वर्ग संत मास्टर के हस्तक्षेप के लिए नहीं, तो पृथ्वी संत मास्टर ने स्वर्ग संत मास्टर को मार डाला होता। टीएस वह युद्ध का मैदान एक शानदार दृश्य था। जब एक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल का उपयोग किया जाता था, तो आकाश एक अलग रंग में बदल जाता था और काले बादल छा जाते थे। हवा में उड़ते रेत और पत्थरों के साथ कुछ भी देखना और सुनना मुश्किल होता था, सिवाय पृथ्वी संत मास्टर के अपने स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल का उपयोग करने के। हर बार जब वह ऐसा करता था, तो धरती हिल जाती थी, जिसमें गेसुन साम्राज्य का गढ़ भी शामिल था। उस समय हर कोई बुरी तरह डर गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे 3 दिन पहले लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या ये सच हो सकता है? ये भयानक होगा। गेसुन साम्राज्य का गढ़ इस जगह से केवल 1000 किलोमीटर दूर है। ये बिल्कुल भी दूर नहीं है। स्वर्गीय स्तर के युद्ध कौशल के कारण होने वाले झटकों को यहाँ महसूस किया जाना, यह असंभव है। आदमी ने बोलना जारी रखा, बस इतना ही नहीं। लोग कहते हैं कि यह पृथ्वी संत मास्टर एक पवन संत बल उपयोग करता था जिसकी गति बहुत तेज थी। आधे दिन तक स्वर्ग संत मास्टर के साथ संघर्ष करने के बाद भी 2 स्वर्ग संत मास्टर उसका पीछा करने और उसे मारने में कामयाब नहीं हुए। ये तो बहुत आश्चर्यजनक है। क्या वह वास्तव में पृथ्वी संत मास्टर है? सराय में मौजूद कई लोग इस कथित पृथ्वी संत मास्टर की ताकत पर आश्चर्य से बड़बड़ाने लगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये सुनकर जियान चेन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह गति केवल स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल धारक मिंगडोंग की ही हो सकती है, जो एक पृथ्वी संत मास्टर भी था। लेकिन उस व्यक्ति ने इस विषय पर जो कुछ भी जाना था, वह सब कहना अभी समाप्त नहीं किया था। 2 स्वर्ग संत गुरुओं के पतन की खबर 4 संबद्ध राज्यों द्वारा अनदेखी नहीं की गई थी। 2 दिन बाद चारों राज्यों ने उत्तरी गढ़ में 2 मिलियन सैनिकों को दिन रात युद्ध में शामिल होने के लिए नियुक्त किया। युद्ध की आवाजों ने सभी के कानों को बहरा कर दिया था और मृतकों के खून ने जमीन को हमेशा के लिए लाल कर दिया था और शवों को एक पहाड़ की चोटी पर ढेर कर दिया गया था। उस समय तक गेसुन साम्राज्य का उत्तरी गढ़ अब युद्ध में टिक नहीं सकता था। यहाँ तक कि मजबूत टेम्पर्ड स्टील गेट भी टूट गया था और दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। मैंने सुना है कि पिंग्यांग साम्राज्य के एक स्वर्ग संत गुरु ने एक उच्च रैंकिंग अधिकारी को भी पकड़ लिया था। दोनों हाथ और पैर काटकर पिंग्यांग साम्राज्य ने उसे पिंग्यांग साम्राज्य के गढ़ की दीवारों के ऊपर लटका दिया। कितना बर्बर! क्या पिंग्यांग साम्राज्य को उस अधिकारी से कोई गहरी दुश्मनी थी? उनके पास जो लाभ था, उसके बावजूद क्या उन्हें इस तरह से काम करना पड़ा?
यदि किसी व्यक्ति के दोनों हाथ और पैर काटे जाने हैं तो इसका मतलब है कि वह एक महान सेनापति रहा होगा। सराय में इस नई जानकारी को लेकर एक बार फिर उत्सुकता के साथ चर्चा शुरू हो गई। मुस्कुराते हुए उस आदमी ने अपना सिर हिलाया, तुम्हारा अनुमान गलत है। वह व्यक्ति कोई महान जनरल नहीं था, वह बस कोई चांग यांग हू नाम का व्यक्ति था, मेरा मानना है। वह केवल एक फ्रंटलाइन कमांडर था। बहुत दूर नहीं बैठे जियान चेन का पूरा शरीर जम गया और उसका चेहरा अचानक भयानक रूप से पीला पड़ गया। एक पल में वह गायब हो गया और बोलने वाले व्यक्ति के ठीक सामने फिर से प्रकट हुआ। उसके दोनों हाथों ने वक्ता के कपड़ों को पकड़ लिया और उसे सीधे उसके स्टूल से उठा लिया। तभी जियान चेन ने गरजते हुए कहा, तुमने अभी क्या कहा? वह व्यक्ति कौन था जिसके अंक काटकर दीवारों पर लटका दिए गए थे? जियान चेन की आंखें बहुत लाल हो गईं और उसमें हत्या करने की मंशा साफ देखी जा सकती थी। कमीने, क्या तुम मरने की कोशिश कर रहे हो? बुजुर्ग गुस्से से भड़क उठा और उसने अपने हाथों से जियान चेन की गर्दन पकड़ ली। बोलो। जियान चेन ने ऐसे दहाड़ लगाई जैसे कोई उग्र शेर दहाड़ता है। उसकी आवाज ने पूरे सराय को हिलाकर रख दिया था, जबकि उसकी आंखें और भी ठंडी हो गई थी। उसकी आंखों में चमक लगभग एक तीखी तलवार की तरह थी जो उस आदमी की आंखों में घुस सकती थी, जिससे वह इतना डर गया कि वह जियान चेन को सीधे नहीं देख सका। उसी समय जियान चेन के शरीर से अत्यंत भयानक मात्रा में हत्या की भावना निकल रही थी, जिससे सराय में मौजूद सभी लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें बर्फीले ठंडे पानी के एक बड़े बर्तन में गिरा दिया गया हो, जिससे उनकी हड्डियां तक ठंडी हो गई हों। पहले शोरगुल से भरी सराय में अचानक शांति छा गई। सभी की नजरें गुस्से में भरे जियान चेन की ओर मुड़ गईं और उनके शरीर डर से कांपने लगे। उनमें से किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उस नौजवान की आभा से वे सभी उसके अंदर एक भयानक शक्ति महसूस कर सकते थे। यहाँ तक कि जिस आदमी को जियान चेन ने पकड़ रखा था वह भी स्तब्ध होकर चुप हो गया था। बिना किसी और विस्फोट के उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका पूरा शरीर भयंकर रूप से कांपने लगा था। जियान चेन की पूरी हत्यारी आभा ने उस जगह को ढक लिया था, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर उस पर पड़ा था। आभा के कारण वह आदमी खुद को सांस लेने में असमर्थ महसूस कर रहा था और धीरे धीरे दम घुटने से मर रहा था। दी मत मत मारो मुझे। क्या तुम जानना चाहते थे? मैंने पहले ही सब कुछ कह दिया है। मुझे पता है। वह आदमी डर के मारे हकलाने लगा। अब तक वह जियान चेन को एक भयानक मौत के देवता के रूप में मानने लगा था, जिससे उसकी आत्मा भी कांप उठती थी। जियान चेन की आंखों में क्रूरता बढ़ती गई क्योंकि वह उस आदमी को बिना किसी छुपे खून की प्यास के घूर रहा था। दीवार पर लटकाए जाने से पहले उसके हाथ और पैर काटे गए थे। बेहतर होगा कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो, वरना मैं तुम्हें एक कंगाल की मौत मरने दूंगा। अपने आखिरी वाक्य के साथ जियान चेन के शब्द पहले से ही एक आदिम गुर्राहट में बदल गए थे जो उसकी रक्तरंजित आंखों के साथ मिलकर डरावनी हो गई थी। मैंने कहा, वह व्यक्ति था चांग यांग हू। उसे पिंगयांग साम्राज्य में एक स्वर्गीय संत मास्टर ने पकड़ लिया था। उसके चारों अंक काट दिए गए और फिर दीवार पर लटका दिया गया। पूरे दिन के लिए वह आदमी हकलाया।